अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले स्टार्ट करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग होगी तो जो लेट ज्वाइन करेंगे दे कैन ऑलवेज रेफर टू द रिकॉर्डिंग। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं माइक की। प्लीज गिव मी सम टाइम 30 मिनट्स। आई विल हैव माय क्वेश्चंस first, and then around 9:30 I'll give you the floor to ask your questions for the next 30 minutes. सो राहुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जनवरी में भी सेशन किया था टेक सेक्टर पे आपके साथ। उसके कोई मेरा ख्याल है 3,000 के करीब लिसनिंग है सिर्फ टाइमलाइन पे, ट्विटर पे। उसके अलावा सरमाया का बहुत शुक्रिया। सरमाया टीम डाउनलोड करके इसको यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देती है, एप्पल और गूगल पॉडकास्ट पे भी कर देती है अपलोड, तो आप ऑलवेज सुन सकते हैं। फराज साहब, आप पूछ रहे थे टाइम। वी ऑलवेज डू एट 9 PM पाकिस्तान टाइम ऑन सैटरडे। सो पाकिस्तानी 9 बजे सैटरडे को हम स्पेस करते हैं। पिछले हफ्ते मिस की थी क्योंकि ट्विटर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, बैन था या इंटरनेट का। तो पर्सनली आई फील एक हफ्ता मिस किया, लेकिन मुझे फील हो रहा था यार पता नहीं कितने सेशन मिस कर दिए। दिस इज हाउ मच आई लव आवर स्पेस। लास्ट टाइम जब हमने इसी सेक्टर पे बात की थी तो हमने ओवरऑल इंडस्ट्री को, सेक्टर को डिस्कस किया था कि कौन से टॉप प्लेयर्स हैं और इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके अलावा हमने राहुल भाई से पूछा था कि किस तरह सब जो हमारी टेक कंपनीज हैं, जैसे सिस्टम लिमिटेड है, नेटसोल है, टीआरजी है, एवीएन, ऑक्टोपस, एयरलिंक वगैरह, हम भी आता है इसी में टेक में, तो इनका बिजनेस से एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है वो हमने डिटेल में बात की थी। ताकि मैं समझना चाह रहा था कि अगर हम एक ही टेक की कंपनी को बाय कर लें तो क्या उसका मतलब है कि हमने पूरा सेक्टर कवर कर लिया है। राहुल भाई ने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह हर टेक कंपनी का जो बिजनेस है एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके अलावा राहुल भाई ने कंपेयर की थी पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री विद द रीजनल प्लेयर्स, उसको भी हमने टच किया था। इकोनॉमिक सिचुएशन उस टाइम जो जनवरी में थी उसका इम्पैक्ट डिस्कस किया था। और फिर राहुल भाई ने से मैंने पूछा था टॉप पिक्स कौन सी हैं, वो भी राहुल भाई ने बताया था। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसलिए ब्रीफली आपको बता रहा हूँ ताकि जो मैंने ट्वीट की थी पुरानी जो स्पेस थी उसकी रिकॉर्डिंग रीपोस्ट की थी, अगर आपने ये वाली चीज़ें ओवरऑल इंडस्ट्री का और ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो आई वुड स्टिल recommend you to go back and listen that recording. इस सेशन में हम टू द पॉइंट जाएंगे। सबसे पहले तो राहुल भाई, एक दफ़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल भाई जो हैं, आपको मुबारक भी हो, कांग्रेचुलेशंस। नाउ यू आर हेड ऑफ रिसर्च एट इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि टेक सेक्टर वाज इन वेरी लाइमलाइट जब हमने जनवरी में बात की थी या उससे पहले भी। तो जो एक दो सेक्टर नज़र आ रहे थे आने वाले दिनों में, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, उन सब वजूहात की वजह से उनमें टेक सेक्टर सरफहरिस्त था। लेकिन अगर हम टेक सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तब से, तो बिल्कुल ही इसने ना मायूस किया है। बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो आप अगर इससे स्टार्ट करें कि भाई ये टेक सेक्टर को हुआ क्या है, क्यों नहीं परफॉर्म किया। हमारा रुपी जो है वो 300 को टच कर रहा है और टेक सेक्टर ने तो बिल्कुल ही नहीं कुछ परफॉर्मेंस शो की। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक्स सर फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इतना सब आपने ब्रीफली समझाया। तो आई विल स्टार्ट विद कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि टेक सेक्टर में हुआ क्या है ओवरऑल। सर, तो टेक सेक्टर के मैं ओवरऑल बताऊं, आपने सही कहा, रुपी डिवैल्यूएशन हुआ है, बट टेक सेक्टर ने उसको सही कैरी नहीं किया। ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट फॉर सिस्टम के पर कुछ और मसले नहीं थे, वो ग्रोथ मोड में थे, तो वो एक अलग चीज़ है। उसको मैं आपका आई एम श्योर आगे क्वेश्चन होगा, बट मैं आगे ओवरऑल सेक्टर ये बताता हूँ। अगर एवेंसियन को देखेंगे, ऑक्टोपस को देखेंगे, जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे रेवेन्यू टारगेट्स के इन डॉलराइज टर्म, वो अचीव नहीं किए। ठीक है।
एक तो ये रीजन है, उसके वेरियस रीजन है। एक तो ओवरऑल ग्लोबल स्लो डाउन आया, पाकिस्तान में इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, पाकिस्तान उनका इतना बड़ा रीजन, इनका इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, बट ओवरऑल इन मिडल ईस्ट एंड अदर, मेजरली तो एमएनसी ऑन मिडल ईस्ट में है, तो वहां से भी उनको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने में इश्यूज हुए। ठीक है, टीआरजी का आईबेक्स और उससे पहले भी एक जो इशू हुआ था, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। उसके बाद फिर केसेस हुए, जेएस और दूसरे ग्रुप्स के आपस में मिलके, जिया चिश्ती साहब खुद भी इन्वॉल्व हुए उस सारे रिफ्ट में। तो उसने ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया। ठीक है, टीआरजी की ओवरऑल सेक्टर की। ठीक है, तो ग्लोबली देखें, ग्लोबली जो टेक के मल्टीपल से कोई 50-60 के मल्टीपल या 40 के मल्टीपल थे, तो उन सब में री रेटिंग देखी गई थी। तो पाकिस्तान में इनिशियली तो रिजिलियंट सेक्टर था, बट ओवरऑल जब इनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होना स्टार्ट हुई, तो मार्केट ने रियलाइज किया कि मार्केट अब 4 साढ़े 4 के बी पे चल रही है, तो हम टेक को 20-25 के मल्टीपल क्यों दें जब ग्रोथ ही इतनी नजर नहीं आ रही हमें। सही है सर। तो ओवरऑल ये इशू था। अब नेटसॉल भी है, उसने भी वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं किए, जो परफॉर्मेंस थी डॉलराइज ग्रोथ है सच नहीं थी। पीकेआर डेप्रिसिएशन का जो फायदा हो रहा था। एवेंसियन ने भी ऑपरेटिंग लेवल पे अगर हम देखें अदर इनकम हटा के, तो उसने भी लॉसेस किए। ऑक्टोपस भी ओवरऑल मोर और लेस बहुत ही मिनिमल सी अर्निंग पोस्ट कर रहा था। तो ये सारा था। अदर देन दैट टैक्स सेक्टर में अगर आप एयरलिंक देखें, तो वो भी इसको इसी में काउंट करते हैं, तो उसके ऊपर तो इमिनेंट है कि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी, वो लग्जरी गुड्स है काइंड ऑफ, आपके लिए जो मोबाइल फोन किट्स आती हैं, तो उसको वहां से हिट आई। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो 5-6 कंपनीज हैं, इनका खुद के फंडामेंटली भी इश्यूज थे, और ओवरऑल ग्लोबल री रेटिंग भी हुई थी। तो पाकिस्तान में वो एक ड्यू था, पाकिस्तान का जो मल्टीपल था, वो एक ऑल टाइम लो तकरीबन अगर कह ले तो उस पे था। तो टेक को एक हाई ऑल टाइम हाई मल्टीपल पे चल रहा था, तो उसकी री रेटिंग उस हिसाब से मार्केट ने उसको री रेट किया। आई होप जो आपका क्वेश्चन था मैंने उसको सही आंसर किया होगा सर। सही है, सही है। राहुल भाई, चले सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सिस्टम तो जो भी डिस्कशन हो रही थी उसमें सिस्टम सरफरिस्त होता था कि इसको बाय करना चाहिए। तो सिस्टम ने एक मूव भी बहुत ही अच्छी दी थी इन प्रीवियस मंथ्स। लेकिन अभी सिस्टम तो हर रोज डाउन साइड शो कर रहा है। तो टेक्निकली जो मैं देखता हूँ वो ये है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो कहाँ तक जाएगा आई डोंट नो, देखते हैं कुछ दिनों में। बट फंडामेंटली हाउ डू यू सी सिस्टम? आप अगर इसको देखें, उसका फिपिलिपि का डेटा, तो शायद उसमें फॉरेनर्स वगैरह या कॉरपोरेट्स उसको एग्जिट कर रही हैं। आपका व्यू क्या है? मेरा व्यू ये था कि जिन्होंने पहले टेक बाय किया होगा या सिस्टम, अब जैसे आपने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने सोचा होगा कि यार इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं, और मार्केट जो इतने लो पीस पे है या बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छी लग रही हैं, उनमें क्यों ना एंट्री ली जाए। तो हाउ डू यू सी सिस्टम? एक दफ़ा इसका थोड़ा सा एक्सरे कर दें हमें। जी सर, इसके 2-3 मेजर रीजन है। एक जो रीजन है वो तो ये है, आपको मेरी आवाज तो आ रही होगी सर? जी बिल्कुल। हाँ, तो सर उसके 2-3 मेजर रीजन है, 3-4 बेसिकली मेजर रीजन है। एक तो ग्लोबल टेक री रेटिंग जो मैंने बात की। दूसरा बिल्कुल चेंज ऑफ हैंड्स भी हुआ है कि जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया हुआ था तो वो ऊपर। और जो तीसरा जो रीजन है वो है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, उनको आईएमएफ के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि आईएमएफ बेल आउट पाकिस्तान का हो जाएगा। पॉलिटिकल टर्मोइल था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो वो एक ओवरऑल एग्जिट भी लेना चाह रहे थे, या वो मूव होना चाह रहे थे ऐसे स्टॉक्स के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर जैसे। ओवरऑल उसको बड़ी पिटाई हुई, रादर देन के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, उनके लिए अच्छा होना चाहिए था। बट वो एनपीएल्स का इशू था उनके ऊपर, तो लोगों ने वहां पे भी स्विचिंग की। सीमेंट्स आपने देखा होगा रिसेंटली परफॉर्मेंस वहां से एक आई है, तो लोगों ने यहाँ से वहां स्विच करने का एक स्विचिंग भी एक पॉइंट है। तीसरा जो अब रिसेंटली आपने देखा होगा ना, सिस्टम में एक अच्छा स्टीप करेक्शन ली है। उसका सर मेजर रीजन जो अब पार्टिसिपेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं, वो ये है कि बेसिकली सिस्टम के ना ग्रॉस मार्जिन पिछले 2 क्वार्टर में ना डिप्रेस्ड आए हैं। 27%, 28% के मार्जिन थे सिस्टम के। एक वन ऑफ भी बुक किया था सिस्टम ने, तो उसकी वजह से भी एक रीजन था। दूसरा सर, सिस्टम लास्ट ईयर ना कोई 13 कंट्रीज में एक्सपेंड किया है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, मलेशिया, सिंगापुर, कतर, कुवैत। तो देयर आर सो मेनी कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट।
इजिप्ट में इन्होंने अपना एक एचआर सेंटर बना दिया है जहाँ पे दे हायर्ड अराउंड 50 पीपल, जिनको वो सैलरीज पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके वो आए नहीं है, क्या बोलते हैं आपके फ्लोज अभी वहां से आए नहीं है। तो देखिए सिस्टम को समझना पड़ेगा। अब वो जो लोग कह रहे हैं कि 27% के मार्जिन आगे अगर सारी जिंदगी मार्जिन ये रहेंगे, तो आई डोंट बिलीव सो। देखिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना सर, उसको ग्रो करने के लिए केपेक्स करना पड़ता है, ठीक है। वो जो केपेक्स होता है वो पीएनएल के थ्रू नहीं होता, वो पीएनएल के थ्रू डेप्रिसिएशन के थ्रू जाता है। जब वो प्लांट ऑनलाइन आ जाता है उसके बाद आप एनुअली डेप्रिसिएशन ले रहे होते हैं। यूजली प्लांट की यूजफुल लाइफ होती है 20 साल, 15 साल ऐसे होती है। तो वो उसको फिर वो रीस्टेट भी करते हैं, चीजें करते हैं, बट वो डेप्रिसिएशन के थ्रू जाता है। अब सिस्टम है वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। अब उनको जब ग्रो करना है तो उनकी ग्रोथ कैसे होती है, वो बंदे हायर करते हैं, नई ज्योग्राफीज में जाके वहाँ ऑफिसेस खोलते हैं, उनके रेंट्स दे रहे होते हैं, मार्केटिंग टीम हायर कर रहे होते हैं, तो उनको सैलरीज दे रहे होते हैं। अब जैसे मैंने इजिप्ट की एग्जांपल दी, वहाँ पे 45 to 50 एम्प्लॉइज उन्होंने हायर कर लिए हैं सिंस लास्ट 6 to 8 मंथ्स। अब वो हायर क्यों किए, क्योंकि वो मीना रीजन को, एमईए रीजन को टारगेट करना चाह रहे हैं, मेजरली मिडल ईस्ट। तो वहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, अरेबिक वहाँ पे प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, तो इजिप्ट वालों को अरेबिक आती है और वो टेक्निकली भी बड़े साउंड है। और वहाँ पे रिसोर्सेज भी आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कंपेरेटिवली चीपर मिल जाती है, पाकिस्तान जितनी नहीं पर चीपर मिल जाती है आप, क्योंकि उनके डायनामिक्स हमारी तरह ये करेंसी डिवेल हो रही होती है। तो उनको मेजरली वो लोग, जितना मैंने सुना है, वो डॉलराइज सैलरीज दे रहे हैं उनको, ठीक है ना सर। तो अब कंपनी का रेवेन्यू तो वो नहीं आया ना, वो तो 2-3 साल के अंदर आएगा, लेकिन एम्प्लॉयज को सैलरी तो पहले दिन से दे रहे हैं। उसकी वजह से आपका मार्जिन के अंदर करेक्शन आई है, पर गिवन दैट फैक्ट कि मार्जिन में करेक्शन आई है, पर टॉप लाइन भी तो ग्रो हुई है ना। सिस्टम की लास्ट क्वार्टर में डॉलराइज टॉप लाइन ग्रो हुई है 37-38% से, जबकि आप अगर एनालिस्ट के कंसेंसस देखेंगे तो 20-22% की ग्रोथ देख रहे थे। तो बॉटम लाइन में आपको इतनी डिप्रेशन नजर नहीं आएगा जितना मार्जिन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नजर आया है। बॉटम लाइन आपको रिलेटिवली अच्छी नजर आएगी, बिकॉज डॉलराइज ग्रोथ आई है कंपनी के अंदर। वो सिर्फ डॉलराइज जो ग्रोथ है वो सिर्फ आपको अदर इनकम में नजर नहीं आती। वो आपका जब आपका 85% रेवेन्यू डॉलर में है, तो जब सेकंड लास्ट क्वार्टर में डॉलर का एवरेज 223 का था, लास्ट क्वार्टर में डॉलर का एवरेज 260 का था, इस क्वार्टर में आपका डॉलर का एवरेज 280 का होगा। तो अब जो कंपनी फॉर इंस्टेंस एक क्वार्टर के अंदर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $10 मिलियन कमा रही थी, वो 223 से पहले मल्टीप्लाई कर रही थी, लास्ट क्वार्टर में 260 से कर रही थी, अभी 280 से कर रही होगी। मैं ये कहता हूँ डॉलर में भी ग्रोथ ना दे तो फिर भी आपकी टॉप लाइन तो ग्रो हुई है ना। तो सिस्टम का बॉटम लाइन के अंदर उसका इम्पैक्ट जरूर अच्छा होगा। पहले क्वार्टर में ही मेरे ख्याल से अगर नॉर्मलाइज, वैसे तो 14-15 रुपए की अर्निंग थी, अगर नॉर्मलाइज अर्निंग देखे तो 7.5-8 रुपए की अर्निंग वैसे ही थी सर। अगर मैं कहूँ अगले 3 क्वार्टर में सिस्टम ग्रोथ भी नहीं देता, तब भी आपकी नॉर्मलाइज अर्निंग 30 से 35 रुपए की तो आएगी ना, नॉर्मलाइज अर्निंग, अदर देन एक्सचेंज गेन्स। तो मुझे सिस्टम में एज सच कोई इशू नजर नहीं आता अदर देन मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वो लोगों का था कि यार सिस्टम हमेशा अच्छे मार्जिन देता है, तो अब इसको रीरेट तो करना चाहिए, क्योंकि अब वो तो मार्जिन नहीं रहे, लेकिन अर्निंग तो वही रहेगी। अब वो अर्निंग जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कंसेंसस को तो बीट ही कर रही है अर्निंग भी, एक्सेप्ट फॉर लास्ट क्वार्टर जहाँ पे उन्होंने एक $15 मिलियन का एक वन ऑफ रेवेन्यू बुक किया था एनटीसी टेक के थ्रू इन यूरोप। उसको उन्होंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया प्रेजेंट वैल्यू करके उसका। तो वो एक अलग था। अदर देन दैट तो मतलब ठीक है, आपका अभी कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि आपने एम्प्लॉइज हायर किए, लेकिन वो आगे जाके ग्रोथ में ट्रांसलेट करेंगे ना सर। तो मुझे सिस्टम पे अभी भी, मेरा तो यही व्यू है कि सिस्टम एक अच्छा स्टॉक है। ठीक है, आपको अभी भी इस साल की अर्निंग के ऊपर 10-12 का मल्टीपल लग रहा होगा कि यार अभी भी 12, अगर 40 रुपए की अर्निंग आ जाती है, नॉर्मलाइज 34 रुपए की अर्निंग है, तो 12 टाइम्स का मल्टीपल है। लेकिन वो 34 की अर्निंग अगले साल 42-43 रुपीज की अर्निंग हो जाएगी, नॉर्मलाइज अर्निंग की भी बात कर रहा हूँ सर। तो आपका अगले साल का मल्टीपल क्या हो जाएगा। तो जो री रेटिंग हुई है, तो वो ठीक है, एक बनती थी, ठीक है, वो एक डिबेटेबल आर्ग्यूमेंट है कि बनती थी भी या नहीं बनती थी। बट ठीक है, लोगों का एक व्यू था कि मार्जिन अच्छे रहेंगे, रेजिलियंट रहेंगे, बट वो उन्होंने एक साल के अंदर 13-14 कंट्रीज में एक्सपेंड कर लिया, तो उसके थ्रू तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आना था। अगर कंपनी ग्रोथ मोड में जा रही है, अगले 5 साल अगर ग्रोथ अच्छी है, तो आई डोंट थिंक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं बनती, ऐसी कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बनती है सर। और राहुल भाई, इसका डिविडेंड वगैरह या बोनस का क्या पैटर्न है? क्योंकि अभी 5 रुपए दिया था और काफी लोग वर अनहैप्पी, और कुछ लोग कह रहे थे कि इसका ये एक पैटर्न है, शायद एनुअली या बाय एनुअली देते हैं, इस तरह कुछ है, आपको पता है इसका? सर 5 रुपये बोनस की डिविडेंड दिया था, वो लास्ट ईयर भी दिया था, अभी नंबर नहीं, ऑफ शेयर्स डबल डिविडेंड हुई दिया तभी था 5 अभी। रुपये दिए।
हाँ, तो डिविडेंड अभी भी दिया, लेकिन वो बोनस नहीं दिया। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कंपनी ने 100% बोनस दिया था, उससे पहले आई थिंक 20-25% दिया था। सर जी अभी जी कंपनी का जी। पेड अप कैपिटल ना कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। अभी पेड अप कैपिटल है 400 मिलियन शेयर्स का, ठीक है। और कंपनी के हम्म। अभी इशूड नंबर ऑफ शेयर्स हैं वही 292 मिलियन। तो वो कंपनी को पेड अप कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो फिर बोनस दे सकती है। लेकिन मेरा व्यू यही था कि वो इस क्वार्टर में बोनस नहीं, इस साल बोनस नहीं देंगे। हर साल सर 100% बोनस तो बनता नहीं, वो एक वन ऑफ बोनस था। अब वो ठीक है, उसने मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है। अब जैसे एंग्रो ने भी 40 रुपए का वन ऑफ डिविडेंड दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि एंग्रो हर क्वार्टर में 40 रुपए का डिविडेंड देता रहेगा, या हर साल पहले क्वार्टर में 40 रुपए का डिविडेंड देता रहेगा। तो वो हम्म। 40 रुपए का डिविडेंड तो वन ऑफ था, तो बोनस जो दिया था लास्ट ईयर दैट वाज वन ऑफ बोनस। सही सही। अच्छा, अगर हम मूव करते हैं एवीएन की तरफ, तो एवीएन और ऑक्टोपस को डिस्कस कर लेते हैं। एवीएन ने तो बिल्कुल ही मूव नहीं दिखाई, आल्दो सिस्टम भी अच्छी मूव दिखा चुका है, नेटसोल ने भी बीच में कुछ एक मूव दी थी, बट एवीएन ऑक्टो तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में, मैं कुछ सुन रहा था, हमारे दोस्त हैं शायद, वो कह रहे थे कि शायद इनको इंपोर्ट पे इश्यूज आते हैं, अभी जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं। एंड व्हाट्स योर ओवरऑल व्यू अबाउट एवीएन एंड ऑक्टो? पार्शियली करेक्ट आप कह रहे हैं कि वो इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का उनका टोटल रेवेन्यू 34% है सर। बाकी हम्म 70% जो आपका, या 68% या 66% जो आपका रेवेन्यू है, वो तो आपका डॉलर से आता है, मतलब मिडिल ईस्ट रीजन से आ रहा है ना, मेजरली सऊदी अरेबिया, कतर एंड आपका क्या बोलते हैं, यूएई। ठीक है। तो सर वो जो उनके टारगेट से वो उन्होंने मीट नहीं किए। अब वो जो कंपनी जो कहती है, जो लास्ट डायरेक्ट रिपोर्ट में कहा उन्होंने, कहा वो कह रहे हैं कि हमारे अभी भी पाइपलाइन है कोई 20-25 मिलियन डॉलर की, वो हम एक दो क्वार्टर में अचीव कर लेंगे। बट सर मुझे नहीं लगता कि वो जो टारगेट दे रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे। रीजन बीइंग कि सर जो एवेंसियन सर्विसेज देता है ना सर, वो जब ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा होता है ना, तो उस सर्विसेज को आप फॉर द टाइम बीइंग रोक सकते हैं। ठीक है, वो रोक कैसे सकते हैं? अब वो है ना, बेसिकली सर्विसेज ऐसी देता है कि जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो जाए। ठीक है। जहाँ पे आप एक हार्डवेयर डिवाइस लगा रहे हो, तो सर वो होता है, आप एफिशिएंसी की तरफ जब जा रहे होते हैं या आपको बेटर डेटा चाहिए होता है, तो कंपनीज अपने लॉन्ग टर्म जो ऐसे वाले एफिशिएंसी वाले या ऐसे वाले जो प्लान्स होते हैं ना, उस पे केपेक्स कम कर लेती है। तो आई थिंक उसका जो जो स्पिल ओवर है वो एवेंसियन के ऊपर आया है। अब आपने जो ऑक्टोबस की बात की सर, ऑक्टोबस को तो अर्निंग दिखानी ही 2 साल के बाद थी, क्योंकि उन्होंने जो पैसे लिए थे ना, वो लिए ही इसीलिए हम्म। थे कि वो डिफरेंट आईपीज बना रहे हैं। अब वो आईपीज में भी अभी वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम है, अदरवाइज वो सितंबर से आइडियली, मेरे ख्याल से सितंबर 2023 से या कुछ ऐसा, या उनका वो था एक 2021 सितंबर में इनका आईपीओ आया था। तो आइडियली फर्स्ट क्वार्टर से जो ये क्वार्टर चल रहा है इसमें इनको ऑनलाइन आ जाने चाहिए थे, लेकिन फिर वो ओवरऑल उनको डिलीवरीज नहीं हुई, मैन पावर का इशू हुआ। तो उसमें भी अभी थोड़े इश्यूज हैं कि अब जैसे ओवरऑल टेक स्लो डाउन आ गया, तो लोग वो सर्विसेज शायद ना लें, क्योंकि जैसे मैंने बात की एवेंसियन की जो सर्विसेज लोग लेते हैं, वो सर्विसेज एफिशिएंसीज बेहतर करने के लिए होती हैं। तो अब जब ओवरऑल इंडस्ट्री डिस्ट्रेस से गुजर रही है, पूरे कंट्रीज यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई हैं आपके ग्लोबली, अदर देन दिस, तो आप स्पेंडिंग्स करते नहीं हो। तो इसीलिए ऑक्टोबस ने भी वो परफॉर्मेंस शो नहीं की। और दूसरा ये था कि उन्होंने कोई एक्सपेंसेस से वो कैपिटलाइज किए हुए थे, तो ऑडिटर ने उनको अलाउ नहीं किया कैपिटलाइज करने को, तो वो पीएनएल के थ्रू चले गए। तो उसकी वजह से भी उनको उसके ऊपर हिट लेनी पड़ी उनकी। आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और ये वो चीज़ें थोड़ी एलिवेटेड थी। तो ओवरऑल एवेंसियो ने काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वाइज भी डिसअपॉइंट किया है, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक। um, इनकी हमारी सेकंड जो स्पेस थी वो ऑक्टोपस के सीईओ के साथ हुई थी, और उन्होंने भी ये कहा था कि 2 साल के बाद हम रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। एंड ही हैड आस्क्ड इन्वेस्टर्स टू बी अ बिट पेशेंट। एंड चलें, नेटसोल के बारे में कुछ व्यू दिखा दें आप। इसके पिछला जो रिजल्ट थे वो तो अच्छे नहीं थे, और इसके बारे में र्यूमर्स भी चलती रहती हैं कि इसकी जो ओनर्स वगैरह हैं वो खुद भी ट्रेड करते हैं, तो कुछ लोग डाउट भी कर रहे थे कि इसी तरह नंबर जब सही नहीं आते तो बाय कर लेते हैं, और फिर सही आ जाते हैं। अगली रिपोर्ट तो ठीक थी। सो व्हाट्स योर व्यू अबाउट नेटसोल? और आल्सो मैं देखता हूँ राहुल भाई, एक कंपनी है पाक डेटाकॉम लिमिटेड। उसकी अगर मैं देखूं तो ईयर टू
डेट जो प्राइस है वो भी 22% बढ़ी है। अर्निंग यील्ड भी उसकी अराउंड 43% है। फ्री फ्लोट उसका थोड़ा है। um, और उसकी पी रेशो भी 2.3 पे है अभी। um, तो नेटसोल एंड अगर आपने ये पाक डेटा काम को देखा हुआ है तो इन दोनों के बारे में व्यू दे दें। सर सॉरी, पाक डेटा कॉम को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन नेटसोल को देखा है थोड़ा बहुत। चलें, ठीक है, कवरेज, ठीक। लेकिन बस कमेंट जरूर कर रहा हूँ। सर श्योर। नेटसोल जो है ना, वो इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो गाड़ियों में ज्यादा इंफोटेनमेंट सिस्टम होते हैं, और जो बैंकिंग सिस्टम है ना, उसके लिए मॉर्गेजिंग के सिस्टम होते हैं, उसके सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो सर ओवरऑल उनके भी वो टारगेट्स अचीव नहीं हुए, क्योंकि ग्लोबली आपने देखा होगा ना, सारे टेक जो जो उनके टारगेट्स है, किसी के भी अचीव नहीं हुए। और दूसरी जो आपने स्पॉन्सर वाली बात की सर, आई थिंक मुझे इस पे सच मैं इस पे कमेंट करना नहीं चाहूंगा, बट मे बी सही। ये इशू हो सकता है, ये इशू बिल्कुल हो सकता है। ये एक दो और कंपनीज है, उनके साथ भी ये इशू है विद इन टेक स्पेस। आई आई थिंक एवरी वन ओवर हियर शुड नो दिस, कि ऐसी तो एक दो कंपनीज और भी हैं। तो ये इशू हो सकता है बिल्कुल। बट वो नेटसोल सर वही यही है कि इन्फोटेन, अब गाड़ियों का ओवरऑल सेल्स आपके सामने है, मॉर्गेजिंग इतनी हाई हो गई है, आप कहाँ से गाड़ियां लेंगे या घर लेंगे? तो जब गाड़ियां हम्म। बनना ही कम हो जाएंगी, तो आपका सॉफ्टवेयर भी कम चलेगा, लोग लोन लेना ही कम कर देंगे, तो मॉर्गेज वाला सॉफ्टवेयर भी आपका, उसके ऊपर आपका डेंट आएगा ना परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जब ये हम्म। ओवरऑल एक मैक्रो साइड पे ही आपके इतना डिस्ट्रेस चल रहा है, तो वो स्पिल ओवर तो हर सेक्टर के ऊपर आता है ना, प्रीडोमिनेंटली हर सेक्टर, ऑलमोस्ट हर सेक्टर के ऊपर आ रहा होता है ना। सही है। अच्छा, अच्छा, ऑडियंस को टाइम देंगे ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहता था कि हम कंपनी स्पेसिफिक डिस्कशन करें दिस टाइम, क्योंकि जो बेसिक डिटेल्स थी सेक्टर की थी, डिफरेंट चीज़ें वो हमने प्रीवियस सेशन में कवर कर ली थी। तो इस अभी थोड़ा सा कंपनीज को टच करते हैं, उसके बाद आई गिव द फ्लोर टू ऑल ऑफ यू टू आस्क योर ओन क्वेश्चन। सो अच्छा, टीआरजी कहाँ पे अभी खड़ा है राहुल भाई? टीआरजी तो कभी मार्केट मेकर होता था, लेकिन अभी उसका आई डोंट नो द वेटेज उसका कोई चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि टीआरजी जब परफॉर्म करता था तो पूरी मार्केट परफॉर्म करती थी। अभी तो टीआरजी की कभी बात भी नहीं सुनी, ट्रेडर से भी कभी नहीं सुनी। जी सर, टीआरजी का सर देखे ना, टीआरजी के दो तीन इश्यूज हो गए ना। एक तो सबसे बड़ा इशू तो आपको पता है, जो उनके सीईओ के साथ हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक करेक्शन नजर आई। उसके बाद सर आईबेक्स ओवरऑल ग्लोबल जैसे टेक स्लो डाउन हो, तो आईबेक्स की परफॉर्मेंस बड़ी स्टीप करेक्शन आई। तो वो जो टीआरजी जो देखे, एक होल्डिंग कंपनी है, वो जो उनकी लिस्टेड कंपनीज है, या जो वो कंपनी सेल कर लेता है, उसके ऊपर वो एक गेन बुक करता है। तो वो आईबेक्स की परफॉर्मेंस की वजह से उनको लॉसेज आए थे इनिशियली। ठीक है, एक वो रीजन है। दूसरा जो उनका यूएस बेस्ड जो एआई बेस्ड कंपनी है, मैं उसका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसका भी सर जैसे लास्ट 1.8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन थी, लेकिन जब वो ज़िया चिश्ती साहब वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सारे उस पर क्वेश्चन कर रहे थे कि अब ये इसका आईपीओ कैसे करेंगे, या नेक्स्ट सीरीज राउंड कैसे रेस करेंगे। तो और वैसे भी ओवरऑल क्या बोलते हैं, उसका क्लाइंटेल तो ऐसा अफेक्ट नहीं हुआ था, बट वो एक जो डील्स थी वो उसकी रुक गई थी, क्योंकि जो टीआरजी परफॉर्म कर रहा था, वो लोग अपनी अपनी एक वैल्यूएशन लगा रहे थे उस कंपनी की, जो उसकी वहां पे है। ठीक है, इफिनिटी, सॉरी अब मुझे नाम याद है, इफिनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। इफिनिटी की वैल्यू एक अलग अलग, कोई 5 बिलियन डॉलर लगा रहा था, कोई 8 बिलियन डॉलर लगा रहा था, उसके बेसिस पे कोई कहता टीआरजी 200 का हो जाएगा, कोई कहता 400 रुपए का हो जाएगा। तो वो एक स्पेकुलेशन और एक जो एनालिस्ट की वर्किंग थी, उसके ऊपर ये इसकी परफॉर्मेंस शो हो रही थी, कि लोग कह रहे थे कि यार इतने की वैल्यू हो जाएगी। तो दो तीन हाउसेस ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी निकाली थी, आपने आई थिंक देखी भी होगी। हर कोई एक एक सर्टेन वैल्यूएशन लगा रहा था कि यार ये दो तीन कंपनीज के करीब के पीयर्स हैं, इनकी लास्ट जो राउंड हुआ या इसकी प्राइसेस ये चल रही हैं, इनका रेवेन्यू ये है, तो रेवेन्यू के ऊपर मल्टीपल दे देते थे। ठीक है, तो लेकिन अब वो ये कि ओवरऑल ही वो एक फंडामेंटली कंपनी का वीक हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनी के ऊपर इश्यूज हो गए, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड मेंबर्स छोड़ना स्टार्ट हो गए। उसके बाद फिर लोकली भी सूट फाइल होना स्टार्ट हो गए। वो आ रहा था कि कोई बाय कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, कोई बता नहीं रहा, डायरेक्टर बाइंग कर रहे हैं। विद इन ग्रुप भी चेंज आया था, चेयरमैन चेंज हो गया था, सीईओ चेंज हो गया था। तो वो सारी चीजों ने मिलके टीआरजी को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। सही, सही। अच्छा,
26 मिनट्स हो गए एंड जिसने भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज रेज योर हैंड, माइक को रिक्वेस्ट करें एंड फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस डायरेक्टली टू राहुल भाई। राहुल भाई, अगर हम समराइज करें, आपकी पिक कौन सी होगी इस सेक्टर से? सर मेरी पहले भी सिस्टम थी, अभी भी सिस्टम ही है। और फेयर वैल्यू इसकी क्या देख रहे हैं आप? सर मेरी तो मैं समझता हूँ 600 650 तो मिनिमम होनी चाहिए। मेरी 670 की टारगेट प्राइस है अभी। उसको मैं मे बी थोड़ा रिवाइज करूँ, लेकिन ये कि वो रिवाइज अपवर्ड ही काइंड ऑफ होगी, बिकॉज रेवेन्यू फ्लोज अच्छे हैं। अगले 3 साल मुझे और अच्छे लगते हैं, स्पेशली फ्रॉम सऊदी अरेबिया। आई बिलीव जो सऊदी अरेबिया में डेवलपमेंट हो रही है, आई थिंक आप करीब ही रहते हैं, आप भी न्यूज़ फ्लोज फॉलो करते होंगे। सऊदी ने पिछले 5-6 साल में सर जो इन्वेस्टमेंट्स की है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, के टावरिंग बिजनेस के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर। उन्होंने अब आप किसी उसके छोटे से डेजर्ट में भी चले हैं ना, वहाँ पे भी आपको कवरेज, अब उनका जो कवरेज एरिया है वो 98.5% का हो गया, अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ फ्लोज। तो अगले 5 साल में सऊदीया ने अपने प्लान्स दिए हुए हैं कि वो अगले 5 साल में टेक के ऊपर बड़ा अग्रेसिवली, सर्विस बेस्ड टेक के ऊपर ना बड़ा अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। उसमें एआई आ गया, क्लाउड आ गया, डेटा हो गया, बिग डेटा हो गया। तो सारा एआई बीआई इसके ऊपर, सब के ऊपर ना, ईआरपी पर, सीआरएम के ऊपर, सैप इम्प्लीमेंटेशन, इन सब के ऊपर ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो उसकी वजह से ना मुझे लगता है मिडिल ईस्ट रीजन से, क्योंकि और वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, ऑयल के प्राइसेस आपके सामने हैं। आरामको या जो भी सऊदीया की जो कंपनीज हैं, सऊदी ऑयल बेस्ड कंपनीज हैं, वो ऑल टाइम हाई के अपने प्रॉफिटेबिलिटी कोट कर रहे हैं। उनकी वैल्यूएशन आप देखें तो वो ओवरऑल मुझे एक वो होप है कि वहाँ से एक अच्छी ग्रोथ हमें नज़र आएगी। सऊदीया से, कतर का भी 2030 का विजन है। कंपनी ने कतर में भी रिसेंटली स्पेंड किया है। तो यूएई में भी अच्छा उनको रेवेन्यू फ्लोज आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाके डॉलराइज ग्रोथ या आपका उनकी रेस्पेक्टिव करेंसीज में ग्रोथ अच्छी खासी होगी। सही सही। राहुल भाई, इन्वेस्टिंग प्रो का अगर मैं देखूँ ना, तो वो फेयर वैल्यू जो एवरेज है 482 बता रहे हैं। उनके काफ़ी सारे मॉडल अप्लाई किए होते हैं, कुछ 14 के करीब, और उनकी एवरेज लेते हैं वो। लेकिन एनालिस्ट टारगेट्स जो आ रहा है वो 562 एवरेज आ रहा है, और जो हाईएस्ट है वो 670 है। आपने तो नहीं लगाया ये 670 670 इन्वेस्टिंग नहीं, प्रो अगर आप वालों ग्लोबल का? पे देखेंगे तो 670 मेरा ही होगा आई थिंक। सही सही। एक दो और ठीक है। करीब है सर, मेरे ख्याल एक दो हाउसेस भी करीब ही हैं, कोई 650 पे, कोई 620 पे, ऐसा करीब ही है। सही। हाँ, अगर मैं देखूँ ना तो काफी सारे हैं। उसके जो रेवेन्यू मल्टीपल है या एबिट मल्टीपल है, आ, और रेवेन्यू एग्जिट वगैरह के जो है मॉडल, वो 500 से ऊपर ही शो कर रहे हैं इसको। अब्दुल खालिक साहब, प्लीज गो अहेड। Thank you, Khazar Saab, and thank you for another wonderful session. मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलर इसी टॉपिक के बारे में, टेक इंडस्ट्री के, अगर हम यूएस का मार्केट देखें और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और पीपल पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करते हैं टेक स्टॉक्स में। अब अगर करंटली आप वॉरेन बुफे का पोर्टफोलियो देखें रिसेंट, तो आई गेस मोर देन 70% वो एप्पल होल्ड कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप वो जितने स्टॉक्स हैं सारे देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, एप्पल देखें, आईबीएम देखें, दे हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स, आईपीज हैं और इन्वेस्टमेंट है, ईयर टू ईयर दे आर इनोवेटिंग, कुछ नया लेकर आ रहे हैं। On the other hand, Pakistani tax, by the way, I myself, I'm a software engineer belonging to Pakistani IT market. So we are all manpower providers, outsourcing करते हैं। So जो हमारे revenues हैं, वो तो basically how many hours did we bill, basically वो translate करते हैं, और maximum companies भी यही हैं। अब suppose थोड़ा सा डिप्रेशन आए, तो आप लोगों ने देखा होगा अब रिसेंटली कि पूरी पूरी कंपनीज ले ऑफ्स हो जाती हैं एंड दे कैन नॉट सर्वाइव। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सपोज ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें, पिछले कोविड से वो डिप्रेशन में चल रहा है, लेकिन दे आर स्टिल सस्टेन, क्योंकि उन्होंने उनकी जो हिस्ट्री उन्होंने बिल्डअप किया है, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन सर्वाइव और आउटलिव दिस सिनेरियो। ऑन द अदर हैंड, टेक में सपोज यूएस ने कल को कोई सैंक्शंस लगा दिए, तो सिस्टम लिमिटेड का तो मोर देन 50% बिजनेस वैसे ही चला जाएगा।
एक हम नेटसोल के ही सुनते हैं कि उन्होंने अपने लीजिंग सॉफ्टवेयर बनाए, लेकिन वो मैं पिछले 10-15 साल से सुनता आ रहा हूँ कि एक ही उनका सॉफ्टवेयर है, दे डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स। तो उस हवाले से तो ये तो हमारा जो टेक सेक्टर है, इट्स नथिंग बट मैन पावर प्रोवाइड करने का। तो उस हवाले से भी अगर बता दें कि कुछ स्टॉक्स या कैसे उस डायरेक्शन में जाया जाए। आई एम होपफुल कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। थैंक यू। राहुल भाई प्लीज। जी 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 सर, आप बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों में मैं आपको करेक्ट ज़रूर करूंगा। आपने जैसे सिस्टम की बात की कि उनका 50% रेवेन्यू इज फ्रॉम यूएस, नाउ दैट इज ओनली 30-34%। ठीक है, 50% अबव जो रेवेन्यू अभी हो गया वो मिडिल ईस्ट से हो गया। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अगर यूएस सेंक्शन लगाता है तो सिस्टम का रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सिस्टम इज अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर इन यूएस विजन नेट के थ्रू। विजन नेट इज अ यूएस बेस्ड कंपनी। ठीक है, वो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते हैं, वो खुद नहीं लाते। ठीक है, तो आज अगर यूएस सेंक्शन लगाता है तो टू सम एक्सटेंट सिस्टम इज इंसुलेटेड इन दैट केस, क्योंकि वो तो आपका आपने देखा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, उसको तो विजन नेट रेवेन्यू ला के दे रहा है। वो यूएस बेस्ड कंपनी है, वो यूएस एसईसी पे लिस्ट एसईसी से वो एफिलिएटेड है। ठीक है, तो वो एक रीजन है। अब और उसको यूएस के रिलायंस को कम करने के लिए, उसकी इतनी जो इतने रेवेन्यू फ्लोज वहां से आते हैं कम करने के लिए, कंपनी एक्सपेंडेड इनटू 14 डिफरेंट कंट्रीज लास्ट ईयर। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा मैन पावर बेस्ड काम है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ठीक है, इनोवेशन हम ऐसे, हमारा सैस बेस्ड कोई काम नहीं है। आई नो यू नो मोर देन मी ऑन सैस बेस्ड सर्विसेज। हम ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर्स हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर की मार्केट बहुत बड़ी है, 2.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है ये। तो ऐसा चाहिए, कोई छोटी मार्केट नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट जाके किसी कंपनी के ऊपर जाके अपना ईआरपी इंप्लीमेंट नहीं करेगा, उसका एक सैस है, वो अपने पार्टनर्स रखता है जो उसके बिहाफ पे जाके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सिस्टम इज वन ऑफ देयर पार्टनर, जो प्लैटिनम पार्टनर या गोल्ड पार्टनर है। सैप भी ऐसा ही है। तो आपको एक ऐसी कंपनी की जरूरत पड़ती है जो आपके बिहाफ पे जाके जो एक सैस बेस्ड कंपनी उसके बिहाफ पे जाके सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करें। दूसरी कंपनीज, मेरा सिस्टम टॉपिक इसीलिए है कि दूसरी कंपनीज अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रही। सिस्टम का अगर आप पिछले 5 साल का देखेंगे ना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो बड़ा अग्रेसिवली इवॉल्व हुआ है। पहले वो क्लाउड की चंद सर्विसेज देते थे। ठीक है ना, अगर मैं उनसे रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट की बात करता था, वो कहते थे हम अभी नहीं कर रहे। बट अभी अभी जाके आप देखेंगे ना, तो उनके ऊपर उन्होंने बड़ी अग्रेसिवली उसके ऊपर काम किया है। और वो कंपनी कहती भी है, कहती है अगर कोई नई चीज आती है, अगर उसके ऊपर हम अपने क्लाइंट को सर्विसेज नहीं देते तो हमसे क्लाइंट चला जाएगा। तो द ओनली फियर जो सिस्टम को है वो यही है कि अगर ये नहीं होता तो मेरा क्या होगा। तो वो उस पे अग्रेसिवली काम भी कर रहे हैं, एम्प्लॉइज भी हायर कर रहे हैं, एक अच्छा माइंडसेट हायर कर रहे हैं। दिस इज द रीजन कि उन्होंने आउटसोर्स एम्प्लॉइज करने स्टार्ट किए हैं। जैसे मैंने इजिप्ट की बात की, यूएई में भी, यूरोप में भी, दे आर लुकिंग इनटू मैनी पीपल जो उनके लिए हाई एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब्दुल खालिक। Yeah, thank you for the answer. I'm still I agree कि सिस्टम ने इनोवेशन की है, बट हाउ इजी इट इज कि कोई और कंपनी मैं कल को स्पिन अप करूं, बिकॉज आप आई एम श्योर इस सेक्टर को वॉच कर रहे हैं। पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान में बहुत ऐसी कंपनीज बनी हैं जो कि विद इन अ ईयर दे रीच टू 3,000 to 5,000 मैन पावर, और इवन कुछ महीनों ने, कुछ कंपनी ने 6 मंथ्स में किया है। इट्स वेरी इजी टू रेप्लिकेट ये जो मैन पावर फॉर्मूला है। सो उसमें इन द एंड आपकी बात आपने जैसे अभी कहा, आई थिंक वी शुड लुक फर्दर इनटू इट के सिस्टम्स अगर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो क्या मैन पावर में ही कर रहे हैं, या वो अपने SaaS प्रोडक्ट्स या कुछ और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ऑन द बे। अब डिफरेंस क्या है? SaaS प्रोडक्ट एक बन गया, उसको मेंटेनेंस के लिए लोग चाहिए। अब ऑन द अदर हैंड मैन पावर में billable hours is the actual revenue. So दो डिफरेंट रोड्स हैं, एक कंपनी दोनों भी कर सकती है, लेकिन जो अगर हम किसी कंपनी को देखना चाहें कि आज से 10 साल क्या करेगा, एंड इन माय ओपिनियन हम उसके वो प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि क्या वो बना रहे हैं, क्या इनोवेशन कर रहे हैं और लॉन्ग रन में, एंड आई थिंक वो मैन पावर नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, उस पर मैं कमेंट ये करना चाहूंगा, सिस्टम ने लास्ट ईयर 2 कंपनीज को एक्वायर किया। एक एनटीसी टेक है जो आपका बैंकिंग बेस्ड टेमेनोस के सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करता है। अब टेमेनोस, आई थिंक यू नो दिस, टेमेनोस एक वो वाहिद सैस बेस्ड कंपनी है जो, अगर मैं
वर्ल्ड के टॉप नॉच 50 लार्जेस्ट बैंक्स देखो तो उसमें 40, 45, 47 बैंक से वो टेमिनोस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो सिस्टम इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी देख रहे हैं। उसने वो जैसे मैंने बताया, अब सिस्टम का जो रेवेन्यू शेयरिंग था ना बीएफएस से, वो लास्ट ईयर तक कोई 16-17% था, वो अब ग्रो के 24% हो गया। तो वो बेसिकली पहले लिमिटेड सर्विसेज देते, एपीआईज की, वॉल फेंसिंग की, सिक्योरिटी की सर्विसेज, ओमनी चैनल की सर्विसेज देते थे। अब वो बैक एंड के सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ एनडीसी और टेमिनोस का जो वो है कि वो अब वो जाके अपना ये सारी सर्विसेज भी दे रहे हैं कि वो उससे फिर ना एक अच्छी ग्रोथ भी आपको नजर आएगी। अब सिस्टम जो है वो बिल्कुल मैन पावर पे रिलाय करेगा। अब इस इन दैट केस आप टाटा को भी देख लें, उसका भी एवरी ईयर एक सर्टेन अमाउंट से बढ़ता है। वो कहते हैं कि हम मैन बेस पे ज्यादा रिलाय करते हैं क्योंकि वो ज्यादा नीलसन की सर्विसेज दे रहा होता है। उसके सैस भी होगा लेकिन वो ज्यादा नीलसन, उसका 70% रेवेन्यू जो है नीलसन से आ रहा होता है, नीलसन के कस्टमर से आ रहा होता है। अब नीलसन के कस्टमर्स को बंदे चाहिए होते हैं कि यार वो बंदे काम करें हमारे लिए, तो टाटा उनको मैन पावर प्रोवाइड करता है और वो काम करते हैं। तो ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, वहाँ पे तो मैन पावर की नीड पड़ती है सर, वो और वो एक मार्केट भी है। अब एक छोटा कोई एक कंपनी है, फॉर इंस्टेंस कोई भी पाकिस्तान की लोकल कंपनी ले लें, उसको अगर एक्सपेंड करना है तो वो क्या करेगी? वो यही करेगी ना कि बेसिकली सिस्टम के पास आएगी, वो माइक्रोसॉफ्ट के पास तो नहीं आएगी ना कि आपका सैस है तो आप मुझे इंप्लीमेंट करके दें। और माइक्रोसॉफ्ट जो पैसे चार्ज करेगा वो तो हैवी चार्ज करेगा। और सिस्टम की दूसरी यूएसबी ये है क्योंकि उसकी कॉस्ट सारी पीकेआर बेस्ड है, उसको एम्प्लॉय सस्ते मिलते हैं, तो वो करता ये है कि बेसिकली उसकी यूएसबी है वो अच्छे क्लाइंट ले आते हैं। जी सर, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। अच्छा राहुल भाई, थैंक यू। ये थैंक यू अब्दुल खालिक। राहुल भाई, ये जो न्यूज़ भी आ रही है कि शायद गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगा दे ये जिन्होंने एक्सचेंज रेट से एक्सचेंज गेन्स किए हैं इस पे, तो इसमें टेक टेक सेक्टर को तो बहुत हिट पड़ेगी अगर इस तरह का कोई टैक्स लग जाता है तो एक्सचेंज गेन्स पे। सर वो बैंकिंग के लिए था लेकिन अभी तक कुछ इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। अब टेक ने जो कमाया सर उसके तो बाहर पैसे पड़े हुए हैं ना। जो बैंक्स ने किया है वो तो हमारे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स के थ्रू ये काम किया है ना। तो टैक्स तो इंसुलेटेड सेक्टर है सर इन सबसे, क्योंकि उन्होंने लोकली कुछ नहीं किया ना, उनके बाहर पैसे पड़े हुए हैं। वो अब उनका जो इनवॉइस टाइम है या जो उनको रिसीवेबल टाइम है वो 90 डेज का है, 100 डेज का है। अब वो उनको पैसे 100 दिन के बाद मिल रहे हैं, तो वो नहीं, कैसे ले? वो लास्ट टाइम पिछले साल जो बैंकिंग का था ना वो डिफरेंट है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये ट्वीट्स वगैरह या न्यूज़ सर में वो कि उसमें ये डिफरेंट। नहीं, उसमें ये कि जिनके पास ज्यादा रिजर्व्स है ना कैश में, उसके ऊपर टैक्स लगाने की हम्म। बातें कर रहे हैं। तो सिस्टम के सही। पास ऐसा कैश है ठीक है, 7-8 अरब का है, लेकिन अब ऐसे एंग्रो के पास देखेंगे तो 60-70 अरब का कैश था। आप ऐसे हम्म। उसको देखें, एसएससी को देखें तो 100 बिलियन से ऊपर का कैश उसके पास है। तो सिस्टम के पास ऐसा, उनके उनके मुकाबले में तो कुछ कैश ही नहीं है सर। सही। अगर इस तरह के कोई टैक्सेस उसमें आते सॉरी हैं सॉरी रिजर्व्स पे। सॉरी सॉरी टू कट यू ऑफ, सिस्टम के हम्म। अलावा किसी के पास इतना कैश नहीं है टेक में। सही सही। तो अगर इस तरह का कोई टैक्स लग भी जाता है तो इसका मतलब सिस्टम को थोड़ी सी हिट पड़ेगी उसमें। सर सिस्टम को आई डोंट थिंक हिट पड़ेगी क्योंकि एक यही सेक्टर है अदर देन टेक्सटाइल, अभी टेक्सटाइल के हालात आपके सामने हैं, जो पाकिस्तान को डॉलर बेस्ड रेवेन्यू ला के दे रहा है। तो आपको डॉलर की तो नीड है। सही सही। फराज भाई प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। राहुल अस्सलाम। भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम देखें सिस्टम को, उनकी जो ग्रोथ है पिछले 5 साल का कैगर जो है, ईपीएस का भी अराउंड 50% प्लस है और सेल्स का भी 50% प्लस है। तो क्योंकि इसमें पीछे कुछ एक्विजिशंस भी हुई हैं, तो आप क्या देखते हैं ये एक स्टेबलाइज, जो चूँकि ये कंपनी अभी ग्रोथ फेज़ में है, तो ये कहाँ पे जाके स्टेबलाइज ग्रोथ अपना देगी ताकि हम उससे वर्कआउट कर सकें कि हमें मल्टीपल्स क्या देने चाहिए? फिर एक सर नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में पूछूंगा आपसे। जी जी। जी सर, मैं ग्रोथ की बात करूं तो मैं तो केगर कोई 35-40% केगर अभी भी एज्यूम कर रहा हूँ अगले 5 साल का। ठीक है, तो वो मेरा केगर तो इंटैक्ट ही है। पिछले 5 साल का भले 50% का था, यू एग्री, क्योंकि वो बेस इफेक्ट भी होता है। पिछले 5 साल पहले जो रेवेन्यू था वो अभी नहीं है। पिछले 5 साल पहले कोई 5-6 अरब के रेवेन्यू होंगे, अभी आपके सामने रेवेन्यूज है। तो मैं अभी भी कोई 35-30-35% की ग्रोथ तो मिनिमल सी एज्यूम कर रहा हूँ। ओके ओके, 35% इतने सच ए लार्ज कंपनी का मेंटेन करना फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज सस्टेनेबल? सर वो आपके सामने ना सर, जैसे अभी कंट्रीज में एक्सपेंड किया वहां से कुछ तो ऑर्डर फ्लोज आएंगे ना सर, कुछ पाइपलाइन में होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। अब पहले वो सिर्फ 5 कंट्रीज में 6 कंट्रीज में था। ओके
ओके राहुल भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि और वो जिन दूसरी कंट्रीज बात है, में जैसे आपको सिस्टम की टॉप लाइन बड़ी लग रही है, लेकिन वो सर दुनिया में कहीं भी फॉल नहीं करता, बहुत हाँ छोटी जी, सी कंपनी है। एग्जैक्टली 100-150 एग्जैक्टली मिलियन की टॉप लाइन कुछ भी नहीं है सर। आप टाटा की टॉप लाइन देखें तो 24-25 बिलियन की है। अब इनके करीब करीब जो कॉम्पिटिटर है उनकी 3-4 बिलियन डॉलर की टॉप लाइन है सर। वो भी कोई 15-20% से ग्रो कर ही रहे हैं सर। ओके राहुल भाई, एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये जिन कंट्रीज में ये एंटर हो रहे हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट, वहाँ पे इंडिया का जो टेक सेक्टर है, लाइक टाटा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज वहाँ पे हैं, और उनकी भी एक्सपेंस बेस यानी इनकी जो सैलरी बेस है वो भी सिमिलर या पाकिस्तान से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, तो इनके लिए ये एक टफ कंपटीशन एरिया में एंटर नहीं हो रहे ये? नहीं सर, सिस्टम ना बेसिकली उसका उसका वाकई आप रेवेन्यू पर एम्प्लॉय देखेंगे बहुत कम है। कॉस्ट पर एम्प्लॉय भी कम है, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय भी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। उनका तो 50-60 हज़ार डॉलर पर एम्प्लॉई है। मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है, इनका तो बहुत ही कम है, 20-22 हज़ार होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनके पास एडवांटेज यही है कि सर इंडिया का अभी जो जो टैलेंट है वो बड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो तो सैस बेस्ड सर्विसेज भी देते हैं। उनका जो टेक है, आईआईटी जो उनको सिखाता है सर, वो तो अनमैचेबल है ना, पाकिस्तान में तो करीब करीब भी नहीं कहीं पे सर। ओके, और दूसरा मेरा लास्ट क्वेश्चन वो जो बैलेंस शीट पे है वो ये है कि इनके रिसीवेबल्स काफ़ी लार्ज अमाउंट नज़र आ रही है, 8.8 बिलियन डॉलर के रुपए के नज़र आ रहे हैं। ये कोई अनयूजुअल फिगर नहीं लग रही पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें, और जो सर वो साथ इसके टॉप लाइन साथ तो एक दो दूसरा सर रीजन एक ये भी है ना सर, आपका जब डॉलर इतना हिल रहा है तो आप क्यों पाकिस्तान पैसे लाएंगे? आप बोलेंगे ना ठीक है पड़े रहे। उनका जो पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है विजनेट के पास पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से 30-40%, 40-50% विजनेट के पास होगा। वो तो उनकी खुद की कंपनी है ना सर। उसके स्पॉन्सर जो देखे ओके हैं अगर वो, तो उनकी अपनी कंपनी है ना सर, तो कोई और तो नहीं है। ओके, नो आई गॉट इट। इसका मतलब ये है कि वो एक्सपोर्ट की जो सर्विसेज जो सर्विसेज आप ये एक्सपोर्ट करते हैं, इनके पास ये ऑप्शन है कि डॉलर को वहीं ऑफशोर में रोक सकते हैं ये। सर होगा, बिल्कुल होगा। ओके, और लास्ट मेरा क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन है कि जो इनके लोन्स आ रहे हैं शॉर्ट टर्म, कोई 3.5 बिलियन रुपए के आ रहे हैं, क्या ये रुपी बेस्ड लोन होते हैं या डॉलर बेस्ड लोन होते हैं? सर ये पाकिस्तानी बैंक से ही होते हैं, कहीं और के नहीं है। नहीं, लोकल बैंक से आप अगर एक्सपोर्ट रीफाइनेंस पाक रुपी में ले रहे हैं, इज अ डिफरेंट इफ यू वो सर लोन ये तो वही डॉलर बेस्ड। इनके वर्किंग कैपिटल के हैं, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि एक्सपोर्ट डी फाइनेंस के ऊपर लिया हुआ। सर वो एक्सपोर्ट इनका जो कॉस्ट है वो डॉलर में, वो तो आप खाली जो सर्विस आप बैंक उसको माइक्रोसॉफ्ट या इनको पेमेंट्स कर रहे हैं वो है। ये इनको बेसिकली एम्प्लॉयज के लिए लेना होता है, या ऐसा होता है कि भाई हमें उस पर ज़्यादा रेट मिल रहा है, हमने टी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट किया, उस पर 20-22% का रेट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा है। तो ऐसे ही वो बेसिकली एक वो उन्होंने लिया हुआ है। ऐसा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है सर। अगर बुक के भी देखें 8-10 अरब रुपए का कैश पड़ा हुआ, तो 3 अरब उसके सामने शॉर्ट टर्म बोरिंग तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। माय क्वेश्चंस ओवर, थैंक यू। फराज भाई, आपने क्वेश्चन पूछा था टाइमिंग का, तो जो हाँ ये जी, सॉरी। स्पेस को जब शेयर करते हैं तो ऊपर आ जाता है कि कितने बजे है उसका टाइम मेरा वगैरह। खिजर भाई, उसमें ना मैं चूंकि बहरीन में रहता हूँ, तो यहाँ पे 7 बजे का टाइम आ रहा था, तो मेरा ख्याल था ये पाकिस्तान में 7 बजे होगा, तो नहीं वो नहीं, मुझे नहीं वो पता था कि वो ऑटो मेरे रीजन के मुताबिक टाइम दिखा रहा था। एग्जैक्टली नहीं, वो कन्वर्ट कर देता है। मेरा यहाँ यूएई में वो मुझे शो करता है 8 बजे। हाँ, बस तो मुझे भी वो यही कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि मैं अच्छा इंतजार कर अच्छा। रहा था इस सेशन का, तो मैंने कहा शायद पाकिस्तान में ये 5 बजे शुरू हो जाना है, 7 बजे अगर मेरे टाइम के मुताबिक आ रहा है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हुई नहीं मुझे। नहीं, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। लोकल टाइम शो करता है। जी 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 जी, ओके। थैंक यू। राहुल भाई, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने तक ये मेरा ख्याल है तुंड्रा ने एग्जिट किया इससे, शायद वो दूसरों में नहीं एंट्री नहीं, ले रहे हैं जो उनके बिल्कुल फेवरेट्स हैं। नहीं। टुंड्रा की इतनी सेलिंग नहीं है सर, टुंड्रा की सेलिंग नहीं। ज्यादा नहीं है। टुंड्रा की सेलिंग नहीं। ये और मुझे कौन पता है। एग्जिट? फिर राहुल भाई, वो अगर कोई एग्जिट भी कर रहा हो हालात खराब की वजह से, बट वो डॉलर तो बाहर नहीं लेके जा सकते, बट देन व्हाई वुड दे एग्जिट जस्ट? लोकल लोकल कंपनी है, वो शिफ्टिंग भी कर सकते हैं सर, लेकिन उनको तो ले जाना अलाउ है ना सर। जो फॉरेन इन्वेस्टर उनको तो ले जाना अलाउ है। जो डिविडेंड रिपेट्रिएशन है वो नहीं हो रही, बाकी ये तो गवर्नमेंट इसको नहीं रोक सकती इन्वेस्टमेंट्स को तो। सही सही जी। ट्रेड XYZ। थैंक यू सर, मुझे बात करने का मौका देने। सर मैंने ये पूछना था कि आईटी सेक्टर में कोई 10x कंपनी है जिसका 10 टाइम ग्रो कर जाए रेवेन्यू
अगले 5 to 10 ईयर्स में, और इनमें से बिजनेस मॉडल किसका सबसे अच्छा है ग्रोथ के लिए? थैंक यू। सर 10 टाइम्स तो नहीं ग्रो करेगा। बिजनेस मॉडल सबसे अच्छा तो सिस्टम का ही है एज ऑफ नाउ, क्योंकि एवीएन का भी आपने देखा होगा सर, वो ज़्यादा उसके ऊपर चलता है, बट 10 टाइम्स तो नहीं ग्रो करेगा, लेकिन 2-3 टाइम्स तो ज़रूर ग्रो कर सकता है अगले 10 सालों में। 3 टाइम्स तो आराम से हो सकता है। सो डबल कर सकते हैं पैसे राहुल भाई? सर डबल तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। सही जी। ट्रेड भाई? थैंक यू सर, बस ये बस। थैंक यू जी। अब्दुल खालिक? थैंक यू फॉर अलाउइंग मी अगेन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था पॉलिसी के हवाले से कि अगर हम देखें फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, टेक एक्सपोर्टिंग इज काइंड ऑफ इजी मनी। हम जॉब्स भी बहुत क्रिएट कर रहे हैं और गुड जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे पर कैपिटा अर्निंग इज वेरी गुड। बहुत कंट्रीज के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखें कि बहुत इंटरनेशनल कंपनीज ऑलमोस्ट 1-2% होंगे, ऑलमोस्ट जीरो हैं। और ऑन द अदर साइड कोई रजिस्टर भी नहीं करा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑन द अदर सिंगापुर देखें, मिडल ईस्ट देखें, a lot of tech companies from the west are going there to get registered, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं हो रहा। एंड उसमें लैक ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी है। अब जैसे आपने स्टार्ट में भी कहा कि एक और टैक्स आने वाला है which discourages such things. तो seeing this कि it's easy money, why don't एक 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 कंसिस्टेंट पॉलिसी या क्या वर्किंग में है टू एक तो इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए एक टैक्स हेवन ही बना दें एटलीस्ट, बिकॉज एक जॉब क्रिएशन बहुत होगी, इनफ्लो ऑफ डॉलर होगा, और उसकी सराउंडिंग जो टैक्स रिलीफ आ रहा था उसमें मजीद आसानी करे कि इन द एंड it's almost one of the best performing sectors. सर आप सही कह रहे हैं, पॉलिसी बिल्कुल वो पाइपलाइन में थी, लेकिन सर उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए ना। अब आपको ये नहीं पता होता कि आज आपकी गवर्नमेंट कौन सी है, कल कौन सी होगी। तो सर उसके लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए तो आपको एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट गवर्नमेंट चाहिए ना, जिसके पास 5 साल के लिए मैंडेट हो, तो वो कुछ सोचे। अब लास्ट गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएट तो लिए थे, इसके बाद इनकी थोड़ी बड़ी थी और उनकी बातें भी चल रही थी। जितनी मेरी बात होती थी टेक सेक्टर के जो बड़े हैं सीईओज वगैरह हैं कंपनीज के स्पेशली, तो वो कहते थे कि हाँ हम गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव दे रही है, फ्रीलांसर को भी एक अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। बट सर फिर वो एक नई माइंडसेट आता है जब गवर्नमेंट के एंड पे, तो फिर सर वो चीज़ें रुक जाती हैं। फिर वो आपको फिर उसके लिए तो टाइम चाहिए होता है ना सर। वो तो आपको बैठ के मिनिस्ट्री को समझाना होता है कि सर हम ये करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने एक मिनिस्ट्री को समझाने में 1 साल लगा दिया, फिर वो मिनिस्ट्री ही नहीं रही, तो आप कैसे करेंगे उसको? तो सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ वाइटल पार्ट फॉर एनी पॉलिसी मेकिंग। जी अभी तो मुझे इस तरह का कोई फोकस भी नहीं लग रहा। जो गवर्नमेंट जिस तरह से चल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी तरह की बिजनेस पॉलिसीज पे इतना फोकस हो रहा है। शायद वो पॉलिटिक्स पे इधर उधर ज्यादा ध्यान है। या राहुल भाई, मेरा ख्याल है आज क्वेश्चन भी इतने नहीं है। मेरा ख्याल था कि टेक पे ज्यादा होगा फोकस लोगों का, क्योंकि किसी भी फोरम पे देख लें तो मेरे ख्याल से सिस्टम वगैरह हाँ, रीसेंट परफॉर्मेंस ने ना शायद ठंडा कर दिया थोड़ा लोगों को। हाँ। अच्छा राहुल भाई, ओवरऑल जो इन्वेस्टर हैं, व्हाट डू यू एडवाइज अस के हम कौन से इंडिकेटर्स को अभी देखें और देन मेजर एंट्री को इंडिकेटर प्लान ग्रोथ ही है करें? सर। इंडिकेटर ग्रोथ ही है कि ग्रोथ कौन सी कंपनी दे रही है। लेकिन जो बोल रहे हैं क्या वो ग्रोथ आ भी रही है, नहीं आ रही है? तो सर मेजर तो इंडिकेटर यही है कि ग्रोथ को देखें, कॉस्ट किसकी बढ़ रही है, तो क्या ग्रोथ उस हिसाब से बढ़ भी रही है, नहीं बढ़ रही है, या सिर्फ कॉस्ट ही बढ़ रही है आपकी? तो वो तो इससे शो यही होता है ना कि आप फिर तो आप कमा नहीं पा रहे ना, आपके लिए मसले हो रहे हैं भैया। सही। शाज? हेलो जी, थैंक यू फॉर ऑफरिंग चांस टू स्पीक। जी मुझे एक सवाल ये पूछना, बेसिकली मेरे दो सवाल। एक सवाल ये है कि जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और उसमें काफी ज्यादा वो आ रहा है कि नो कोड टूल्स आ रहे हैं, आपके बहुत सारे डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं। तो बेसिकली जो कंपनी सर्विसेज रिलेटेड है, तो हाउ डू यू थिंक कि इन सब की जो
SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सर्विस कंपनी को कैसा एक इम्पैक्ट करे। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे मैंने काफी देखा है कि आई थिंक सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। शाज आपकी आवाज चली गई। शाज, अच्छा ये मेरा भी क्वेश्चन था राहुल भाई, जिस तरह ऑक्टोपस तो मेरा ख्याल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उनकी एप्लीकेशन है, जो उनके सीईओ ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह वो ट्रेंड को ऑब्जर्व करता है। और लेकिन इस सारा जो अभी हाइप आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की, उससे ये ऑक्टो या एवियन गेन करेगा इससे? सर मुझे तो नहीं लगता है, सच फ्रेंकली स्पीकिंग। एवियन सैस का काम नहीं करता, एवियन दूसरा काम करता है सर। एवियन का हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा बिजनेस है, सैस बेस्ड काम तो एवियन का फ्रेंकली स्पीकिंग। सही। नहीं, ऑक्टोपस का जो वो सॉफ्टवेयर है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था किस तरह वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके उसको ट्रेंड्स वगैरह को एनालाइज करते हैं। तो वो अभी टाइम है इसके अंदर सर। अभी वो बेसिकली क्लाउड और उसके ऊपर ज्यादा वो बेसिकली डिफरेंट पैरामीटर्स बनाएंगे, उसके ऊपर कंपनी की परफॉर्मेंस गेज होगी कि आपका ऑपरेशन परफॉर्मेंस या आपकी मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है, तो वो है सर। सही। बिलाल खान, बिलाल अनम्यूट करें। जी शुक्रिया माइक देने के लिए। मेरा यही क्वेश्चन है कि इंडिया जो टेक सेक्टर है इनका तकरीबन मार्केट साइज 200 बिलियन था फाइनेंशियल ईयर मतलब 2021 में। उसने एग्जैक्टली ऐसा किया क्या कि उसका आईटी सेक्टर काफी बूम पे है और हमें इससे क्या मतलब सीखना चाहिए। और उसका इसी बजट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफी मतलब एक दो तीन ऐसी जगह मतलब बनाए जहाँ पर वो लोग लर्निंग कर सकते हैं। तो क्या इसी बजट में पाकिस्तान के ऐसे कुछ हमें मतलब नया देख सकता है टेक सेक्टर के लिए, अगर आप बता भाई सकें। सर अब राहुल भाई, आपके जवाब से पहले आई एम सॉरी टू से बट अभी मेरा ख्याल है इंडिया को तो कंपेयर करना पाकिस्तानियों को छोड़ देना चाहिए। नहीं सर, इंडिया हैज कंपेयर गॉन वे फॉरवर्ड। यू राइट पाकिस्तान सर। पाकिस्तान उसमें मैं बहुत पीछे रह गया है। आगे अभी पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपने आप को, ये अफ्रीकी मुल्कों से अब कंपेयर करना शुरू कर दें। दैट सर टाइम हैज गॉन व्हेन वी वुड कंपेयर आवरसेल्फ विद इंडिया। सर मैं इंडिया का एक वो पॉइंट ऐड करूंगा। इंडिया सर वो 1969 से सर वो जब आईआईटी बना था तब से उनका फोकस है इन चीजों के ऊपर सर। हमारा तो सर अभी रिसेंट फोकस आया, और उनका तो सर वो हर साल कोई मेरे ख्याल से कोई पता नहीं कितने, खाली आईआईटी कोई 20-22 हजार प्रोड्यूस करता है हमारा, जबकि हमारा पूरा पाकिस्तानी 20 हजार इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है बैचलर्स के साथ। वहाँ पे सिर्फ आईआईटी कोई 20-25 हजार इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाकी इंस्टीट्यूट पता नहीं कितने, उनके पता नहीं कितने नंबर्स हैं सर। और दूसरा वो जो है आईआईटी सर, वो तो पूरा टेक फोकस्ड यूनिवर्सिटी है ना, तो उन्होंने सर उसी टाइम रियलाइज कर दिया था 1960s में कि यार यही फ्यूचर है, तो इस टाइम पे हम काम करेंगे। तो ये है सर, मतलब हम तो इंडिया से कंपेयर वाकई अभी सही कह रहे हैं, कंपेयर नहीं कर सकते सर बहुत सारी चीजों में, बिकॉज वो एक अलग सर वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है। डिस्पाइट फैक्ट कि आप पर कैपिटा पे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होना इज नॉट अ जोक सर। जी असद भाई। जी थैंक यू, आपने मुझे माइक दिया फिजर साहब। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंसर्न्स रखता हूँ। करना क्या है जी? करना यह है कि पाकिस्तानी जो हैं एज अ इंडिविजुअल्स वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। आईटी सेक्टर में आप किसी भी चीज़ में ले लें, जैसे भाई कह रहे थे कि 1969 से इंडिया है, तो पाकिस्तान भी 80s में, पाकिस्तान ने भी 70s और 80s के अंदर आईटी में आना शुरू हो गए थे। इसका बेहतरीन एग्जांपल ये है कि एज अ इंडिविजुअल वो कुरैशी ब्रदर्स हैं जिन्होंने पहले वायरस बनाए हैं जी। सो ये नहीं कहा जा सकता कि कलेक्टिव एफर्ट्स में और इंडिविजुअल में, पाकिस्तान ने इंडिविजुअल एफर्ट्स किए हैं। अब करना क्या है जी? जो अपनी पाकिस्तानी है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी बिलाल है या जो भी हैं, कोई भी एनीबॉडी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसने कोई चीज़ बनाई है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमने सबसे पहले उसको प्रमोट करना है। हम उसकी जो भी सॉफ्टवेयर उसने बनाया है, ईआरपी बनाया है, हम उससे वो लें और उसको यूज़ करें, ताकि एज अ कलेक्टिव जो आई मीन कलेक्टिव एफर्ट्स करके उसको ग्रो करें।
बिलाल ग्रूम होगा तो जितने और अदर लोग होंगे वो भी ग्रूम होंगे। सो एज अ कलेक्टिव एफर्ट्स करके हमने पाकिस्तान की जो टेक के लोग हैं उनको प्रमोट करना है जी। मैं इस पे बिलीव करता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है उसको हम विद इन पाकिस्तान भी, और पाकिस्तानी एक दूसरे पाकिस्तानी को रिकमेंड करे कि भाई ये चीज़ है, उसके अंदर उसको एज अ उसको प्लस माइनस जो भी है उसकी सॉफ्टवेयर की बनती हैं, उसकी भी वो हेल्प आउट करें जो एक्सपर्ट्स लेवल पे हैं जी। थैंक यू सर। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सपोर्ट तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमारा लैंग्वेज बैरियर ही बहुत ज़्यादा है ना। जो हमें इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है और जो इंटरनेशनली पढ़ाया जाता है वो टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट चल रही है। तो उसको कोप अप करने के लिए सर हमें तो ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए ना। इनिशियली तो सर एजुकेशन से स्टार्ट होगा ना। आपके इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड फास्ट के अलावा, या मेरे ख्याल से कोई और एक दो होंगे, उसके अलावा कौन डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है जो टेक के ऊपर फोकस कर रहा है? ऐसा तो ऐसा कोई नहीं है ना सर। हमने बीबीए एमबीए के तो इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट बना दिए, लेकिन टेक के हम नहीं बना पाए ना सर। अब वो सर। फ्रीलांसर जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं वो बेचारे सीखते हैं ऑनलाइन, फिर वो फाइवर के ऊपर या दूसरे जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर वो काम करते हैं इंडिविजुअली। तो सर वो एक तो पे स्केल का गैप भी होता है। वो एक बंदा 1,000-1,500 डॉलर खुद ही करके कमा लेता है, और जब यहाँ पे नौकरी लेने जाता है तो उसको सिर्फ मिलते हैं, कोई आपका अल्लाह भला करे, 1 लाख 1.5 लाख। तो सर वो एक बैरियर भी तो है ना सर। अच्छा, तो मैं पेरोल कुछ का बैरियर भी है। इधर भाई मैं रिस्पॉन्स करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ऐसी जी बात जी नहीं है जी, जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक नस्ट हो गया, फास्ट होगी, JIK और NED कराची और इवन के ये कॉमसेट्स होगी। सो यहाँ पे जो 4 इयर्स बैचलर्स करके बच्चा आता है उसका लैंग्वेज बैरियर इतना भी माइनस में नहीं है कि आप उससे कहेंगे लैंग्वेज बैरियर्स हैं। ही कैन कम्युनिकेशन वेरी वेली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और वो प्रोजेक्ट एज ए इंडिविजुअल पिक कर सकते हैं। सर मैं सो ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बात नहीं कर बैरियर। रहा हूँ। सर हमारे पास लैंग्वेज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। आई सेकंड यू ऑन दैट। लैंग्वेज पे मैं आपको सेकंड करूंगा। हम इंग्लिश स्पोकन हमारे पास यूथ बहुत ज्यादा है। मैं टेक्निकल सेट की बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे टेक्निकल सेट, सबसे मैं अभी टेक्निकल सेट पे आ रहा था जी। मैं लैंग्वेज बैरियर कंप्लीट करने के बाद मेरा इरादा था टेक पे आना। देखें अगेन एज अ इंडिविजुअल्स, मुझे नहीं मालूम आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी मेरी एक्सपर्टीज के बारे में आपको भी नहीं पता। सो जो एक्सपर्टीज जब तक हम लोग आपस में शेयर नहीं करेंगे उस वक्त तक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी एक्सपर्टीज में फाइवर और ये जो जितने प्लेटफॉर्म में अपवर्क ये ब्ला ब्ला जितने भी हैं, ये बेसिकली इंडिविजुअल वो जो बच्चे आते हैं ना बिल्कुल ही रॉ, जो 22-23 साल के होते हैं और ये डिप्लोमे करके आते हैं, ये उनके लिए है जो इंडिविजुअल स्किल्स पे हैं। बात हो रही है अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक की। तो जो टेक है वो उसके लिए सेल्फ मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एक्सपर्टीज किस चीज़ के अंदर है जी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू असद भाई। मैं एक्चुअली चाहता हूं कि हमारी जो डिस्कशन है वो स्टॉक्स और इस हवाले से ही रहे। पॉलिसी लेवल पे वी कांट ऐड एनी वैल्यू, तो इसलिए अब्दुल खालिक भाई प्लीज गो हेड। या थैंक यू। मैं मेरा क्वेश्चन है लेकिन उसके रेलिवेंट एक कमेंट भी है जो अभी डिस्कशन चल रही थी। नस्ट हो या बाकी यूनिवर्सिटीज हो, दे प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल परसेंटेज रेलिवेंट जो हम IT सेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से IT पढ़ के आए हुए हैं एंड दे लैक अ लॉट इन कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल्स, और उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप उनको ट्रेन करना नहीं होता, फर्स्ट स्टेप उनको अंडू करना होता है, बिकॉज वो जो बेस है वो उस पर बिल्ड अप नहीं हो सकता। देन उनको ब्रेन वॉश करके देन डेवलप ऑन टॉप ऑफ दैट। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कि बहुत से कंपनीज ने ये इनिशिएटिव लिए हैं, एकेडमिया और इंडस्ट्री कनेक्शंस, बहुत से इंस्टीट्यूट्स खुले हैं। इंस्टीट्यूट्स तो जितने हैं मोस्टली वो वही रिपीट करा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी हैं। मेरा क्वेश्चन ये था राहुल साहब से कि जो इनिशिएटिव्स लिए इनको क्या फॉरसीबल फ्यूचर में एक फॉर्मलाइज की, बिकॉज डिमांड पूरी करनी है फ्यूचर में IT की मैन पावर की, ये कुछ लोग एग्जिट होंगे और आएंगे और वो डिमांड करंटली पूरी नहीं हो रही। तो व्हाई नॉट सिस्टम एक ऑफ शूट चला जाए एक एजुकेशन में, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करे अपना रेवेन्यू और वहां से मैन पावर जनरेट करे, नॉट अ 4 ईयर डिग्री बल्कि कोई 6 महीने का 1 साल का डिप्लोमा, जिससे उनकी मैन पावर भी वो होगा और वो
जो वो शॉर्टेज है वो भी प्रॉपर करेंगे और लोग भी ट्रेन करेंगे, रिजल्टिंग एंड टू एंड इन स्टॉक परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो उस पे तो पॉलिसी मेकिंग ही होगी सर, उस पे तो फ्रैंकली स्पीकिंग ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, गवर्नमेंट लेवल पे हो सकती है सर। नहीं, पर्सनल लेवल पे क्या है सिस्टम्स के प्लान में, अगर सिस्टम्स को कन्वे किया जाए कि आप सिस्टम तो जो कर रहा है इन्वेस्ट सर, कर रहे हैं। सिस्टम तो करिकुलम लॉन्च कर रहा है, यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है कि आगे जाके जो हमें स्किल सेट रिक्वायर्ड है उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं, तो वो सिस्टम तो कर रहा है बिल्कुल। कि अभी मैंने रिसेंटली इनकी एक इंटरनेशनल क्लाइंट है हमारे, वो फॉरेन बेस्ड क्लाइंट है, उसके लिए मैंने भी कॉल अरेंज की थी, तो दे मेंशन सेम थिंग, और 2-3 साल से वो कर रहे हैं कि वो अपने कोर्सेज उन्होंने डिजाइन किए हैं, अपने इंस्टीट्यूट किसी 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, कोई पंजाब बेस्ड लाहौर बेस्ड है, उनके साथ वो काम कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि वो जो स्किल सेटिंग को रिक्वायर्ड है ना, वो जो अपने पास ट्रेनिंग देते हैं वो पहले से ही वो ट्रेनिंग लेके आए, ताकि वो पहले दिन से ही अच्छी सैलरी फेच करें, और दूसरा क्या बोलते हैं, उनके क्लाइंट्स को जल्दी सर्विसेज देना प्रोवाइड करें। लक साहब, अरशद लक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच खिजर साहब और थैंक यू वेरी मच राहुल साहब। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है माशाल्लाह, बहुत इंफॉर्मेटिव है। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हमारी सिस्टम है और एवेंसी ऑन है, इसको आप अगर थोड़ा सा हमें ब्रीफली बता दें कि इनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में रिस्क क्या है, कौन से रिस्क हैं जो इनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उनको मॉनिटर करते रहें और हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमारी जो है ना वो हम विजिलेंट रहें उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि सर वो उसके रेवेन्यू को देखते रहें, वो जो ग्रोथ जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आ नहीं पा रही है, ठीक है। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि वो रेवेन्यू जो ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, जो ऑर्डर फ्लो है वो कैसा है, वो आप उनके फाइनेंशियल देखते रहें क्वार्टर बाय क्वार्टर, अगर वो आ रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं आ रहे तो सर वो फिर तो बड़ा रिस्की हो जाता है सर। और अभी रिस्क वही है कि वो जो रेवेन्यू मैनेजमेंट कोट कर रही है, वो 2-3 साल से जो कोट कर रही है वो पूरा नहीं कर पा रही है। पहले ठीक है कोविड का एक बहाना था, अब तो सर कोविड नहीं है ना, और अभी ये बहाना है कि पाकिस्तान में इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, पाकिस्तानी रेवेन्यू देखना चाहिए ना आपका, कंपनी का टोटल रेवेन्यू पाकिस्तान से कितना आ रहा है। अगर वो एक मिनिमल चंक है, तो फॉर इंस्टेंस आपका मेजोरिटी रेवेन्यू ड्रिवन होता है इंटरनेशनल मार्केट, तो फोकस वहीं करें ना। तो आप वहां से देख सकते हैं कि यार उसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या है, वो बॉटम लाइन ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। एक्सचेंज गेन्स हटा के वो वन ऑफ इम्पैक्ट है ना, ठीक है। करेंसी हमारी हर एक साल तक थोड़ी डिवैल्यू हो सकती है, उसके बाद हर हर साल तो नहीं है ना, हमारा करेंसी 30-40% से डिवैल्यू होती रहेगी, तो सर ऐसे तो मुल्क ही खत्म हो जाएगा ना। तो हमें फोकस इन्हीं चीजों, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे, टॉप लाइन ग्रोथ पे, इन चीजों के ऊपर ना हमें फोकस करना चाहिए। सलाउद्दीन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम खिजर साहब और राहुल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो छोटा सा कमेंट है पहले कि हमारे यहाँ एक तो खिजर भाई प्रॉब्लम ये है कि उस लेवल की ना यूनिवर्सिटीज में इंस्ट्रक्शन है ना करिकुलम है। एक दो यूनिवर्सिटीज और वो भी उस लेवल पे नहीं जाती कि हम एकदम से समहाउ डिनायल का शिकार है। हम लोग तस्लीम ही नहीं करना चाहते कि इंडिया से कंपैरिजंस तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत तस्लीम नहीं करना चाहते कि आईआईटी खड़गपुर जो अबुल कलाम आजाद साहब ने जिसकी बुनियाद रखी थी और ये विजन था, उसके मुकाबले में हमारे यहाँ तो मतलब जंक इन जंक आउट, मोहल्ले की नुक्कड़ पे भी आपको आईटी की यूनिवर्सिटी मिल जाती है। तो वहां पे ये हालात हैं, तो उसमें किस तरह से हम इंटरनेशनली को मुकाबला कर पाएंगे। अच्छा, सही कह रहे हैं, सवाल मेरा ये है राहुल भाई, ए लेमैन्स क्वेश्चन कि ग्रोथ के एतबार से यकीनन सिस्टम्स तो टॉप ऑफ द लिस्ट है हमारी जितनी भी वो हैं, उसके अलावा दूसरे और तीसरे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और इंटरनेशनल सिनेरियो जिस तरह का बन रहा है, चूंकि इनके क्लाइंट्स जो हैं वो इंटरनेशनली हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई रिसेशन हिट करता है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में और फिर वो फैलता है यूरोप की तरफ, तो उसके किस तरह के असरात हो सकते हैं इनकी ग्रोथ के ऊपर। सर उससे फिर रेवेन्यू फ्लोज आना कम हो जाएंगे, रेवेन्यू ग्रोथ जो आ रही है वो कम हो जाएगी, ऑर्डर फ्लोज कम हो जाएंगे,
लेकिन उसको डेविएट करने के लिए कंपनी ऑर्गेनिक भी ग्रो कर रही हैं, जैसे सिस्टम है उसने दो तीन एक्विजिशन किए हैं, ठीक है वो भी है। दूसरा ये कि सर वो आप देख सकते हैं कि वहाँ से ऑर्डर फ्लोज क्या आ रहे हैं, ऐसे ही देख सकते हैं आप। यूजुअली पैरामीटर्स यही हैं सर। और दूसरी लिस्टेड कंपनी बहुत कम है ना सर टेक में। अगर हमारे पास अगर 400 कंपनीज काम कर रही हैं, लिस्टेड तो आपके सामने गिनी चुनी है ना सर। तो वो एक लिस्टिंग भी तो नहीं होती ना पाकिस्तान में सर। और उनको फाइनेंसिंग की जब नीड आती है तो बैंक से कोलेटरल मांगते हैं। अब उनके पास तो कोलेटरल कुछ होता नहीं है। तो उस हमें फाइनेंसिंग को बेहतर करने के लिए भी, उनका एक्सपोजर बढ़ाने के लिए भी कि वो ग्रो करें। अब इक्विटी सही है, मेरे पास एक प्लान होगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो मैं तो बैंक की तरफ ही देखूंगा ना कि मुझे इक्विटी दे या कि मुझे वो डेट दे दे। तो अगर वो डेट ही नहीं, बैंक्स दे ही नहीं पा रहे, तो वो पूरा सर एक सिस्टम है ना। जैसे वो पहले ही बात है सर, वो सिस्टम का ही फ्लॉ है कि हमें वो पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि कंपनीज को हम एम्पावर करें। हम फिर वो लोग तो सर फिर वो आगे इंस्टीट्यूट भी बनेंगे, चीज़ें होंगी। तो सर वो सर ऐसे सर वो टॉप बॉटम अप्रोच होनी चाहिए कि यार पहले हम पॉलिसी मेकिंग करें, हम पहले अपने इंस्टीट्यूट को कहें कि यार उनको फाइनेंसिंग करें, उसके बाद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आए। फिर वो लोग, यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए कि सब्सिडी देनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को भी कि यार इनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट को कि यार हाँ ठीक है, आप अगर आप 1000 बंदे क्या बोलते हैं एनरोल करते हैं तो उसमें से 500 बंदों की फीस हम बेयर करेंगे। तो यूनिवर्सिटीज भी फिर इनकरेज होंगी ना, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम लॉन्च कर लें। अगर उसमें एनरोलमेंट ही नहीं आती तो यूनिवर्सिटीज भी लॉसेस करेंगे। वो ठीक है, वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लेकिन सर वो फिर भी फाइनेंशियल चीज़ें तो देख रही होती है ना अपने एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए। तो वो टॉप डाउन अप्रोच होती है सर, वो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं, वो सब जब गवर्नमेंट इन चीज़ों को फॉर्मुलेट करेगी तो वो चीज़ें होंगी सर। असद भाई, लेट्स मेक इट योर क्वेश्चन द लास्ट एंड देन क्लोज द सेशन। जी भाई। थैंक यू जी। अच्छा, एक ये जो मिथ बनी हुई है ना कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर होते हैं कोई भी आईटी इंडस्ट्री के हैं वो कम से कम पीएचडी होता है। और मैं खुद बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स को जानता हूँ जो जो पीएचडीज़ हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के हैं जी। सो अब ये नहीं कह सकते कि लोग जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टाफ नहीं है। दे हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीएचडीज़। वो एक अलग बात है, वो लड़का एज इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं करता, वो एक अलग। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मेरा, आपकी बात राहुल की जो बातें थी वो टेक भी, ये जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग ऑफ द कंपनीज, सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को, जो भी आईटी कंपनीज हैं जैसे पाशा पाकिस्तान में चीज़ें देखता है, उसको लोगों को इनकरेज ही नहीं किया जाता कि आप अपने आप को इनलिस्ट करवाएं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जी। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा कंसर्न था वो ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो जो ये लड़के जितने भी काम करते हैं फाइवर पे और इस तरह की जगहों पे, उन लोगों के लिए डॉलर अकाउंट खुलवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं खुलवा सकते। और स्पेशली जब रेट्स, अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ जाती है मतलब डोमेन के इवन रेवन्यूशन पे भी वो चार्ज किया जाता है, लेकिन जब पैसे पाकिस्तान वापस आते हैं तो वो बैंक रेट से होते हैं, तो लॉट ऑफ डिफरेंस, वो भी बड़ा डिस्करेज करता है लोगों को। और इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ने ओवरसीज पाकिस्तान, मतलब दुबई और इस जगह पे उन्होंने ऑफिस बनाए हुए अभी आप सही कह रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ, पॉलिसी मेकिंग है ये सारा, पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है ये सारा। ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है गवर्नमेंट एंड पे 2 साल पहले, जब मैंने इन सबसे बात की थी, जब मैं टेक कवर करना 3 साल पहले स्टार्ट किया था। ये सारा सर पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है। ये फिर से मैं वही बात करूंगा कि पॉलिसी मेकिंग का ही पार्ट है। ये नहीं है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे होगा। आपके सामने ना सर, अगर आपको पता है आपकी करेंसी डिवेल हो रही है, आपको पता है कि मैं डॉलर बाहर रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, मैं पाकिस्तान लाऊंगा तो मेरी रेमिट होके पीकेआर में अमाउंट आएगी, तो आप क्यों पाकिस्तान में रखेंगे? आपको पेमेंट जो करनी है वो आपको डॉलर में करनी है। और फिर स्टेट बैंक इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा देता है कि आपको डॉलर का आउटफ्लो इतना ज्यादा नहीं करना। तो सर ये सारी चीजें जो है ना सर, ये सारी पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है। मैं फिर से वही एम्फेसाइज करूंगा, जो हमारे जो अभी अभी जो रिसेंट जो हमारा डिस्कशन सारा हुआ है, वो सारा पॉलिसी मेकिंग के ही आगे पीछे घूम रहा है। तो वो बेसिकली वो मैं भी इसको एड्रेस नहीं कर सकता हूँ, ना आप एड्रेस कर सकते हैं, हम सिर्फ एक कंसर्न रेज कर सकते हैं। तो ये है। और सर दूसरा जो क्वेश्चन है वो आईटी कंपनीज के एंड से भी मैं उस पर बात करना चाहूंगा। ज्यादा आईटी कंपनीज को भी ना फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अगर उनसे आप बात करें लिस्टेड होना है, कहते नहीं हमें लिस्टेड नहीं होना, हमें नहीं चाहिए पैसे। लेकिन उनको ये नहीं पता इससे उनकी खुद की वेल्थ बढ़ेगी, वैल्यू क्रिएशन होगी। आप जितना ज्यादा
सिस्टम के अंदर आएंगे तो आपकी और ज़्यादा वैल्यू आगे बढ़ सकती है, आप और कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो टू वे अप्रोच है, सिंगल अप्रोच नहीं है। तो वो बेसिकली मैंने जब 2-3 और आईटी जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनसे बात करने की हमने कोशिश की थी, हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, तो उनकी तरफ से भी रिजिलियंट था, वो भी थोड़ा ऐसे बैकफुट अप्रोच पे थे कि यार हमें नहीं लिस्ट होना, हम ठीक है हम जहाँ पे भी हैं, क्योंकि उनके बाहर कंपनीज थी, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करनी। तो सर वो सिर्फ एक एंड से इशू नहीं है, दोनों एंड से इशू है। तो वो उसके लिए आपको ना पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना पड़ेगा सर। वो हाई लेवल की टॉप वाली अप्रोच की बात हो जाएगी, जो आपके और मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं। सही। अबरार भाई ये हमारे दोस्त हैं, स्पेस सुन रहे हैं। अबरार भाई आइए, कोड निंजा को प्लीज पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाएं सो दैट वी कैन इन्वेस्ट इन कोड निंजा। फराज भाई आपका क्वेश्चन है फराज? जी मेरा एक आखिरी छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन है कि जी देखिए जी पोर्टफोलियो एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि सिस्टम एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, कि आप समझते हैं कि सिर्फ सिस्टम का एक्सपोजर ही काफ़ी है, या थोड़ा बहुत हमें एवेंसियन या किसी और कंपनी का भी 20% 30% ऑफ टेक पोर्शन हमें एलोकेट करने की ज़रूरत है टू बी सर ऑन देखिए सेफ साइड? सर, एलोकेशन तो होनी चाहिए, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, इस टाइम पे ना सर वो टेक स्पेस ऐसा फ्रेगमेंट हो चुका है कि ग्रोथ आ नहीं रही है। तो इस टाइम पे आपको सिर्फ टेक में ही क्यों रखना है? और इतने डिस्ट्रेस वैल्यूएशन कंपनीज हैं, आप देखें बिल्कुल लकी सीमेंट बाय कर रहा है सर, मतलब उसका ओनर कह रहा है कि मैं 450 पे बाय करने को रेडी हूँ। ओनर उसका कंपनी का, इतना कॉन्फिडेंस है उसको अपनी कंपनी के अंदर। एंग्रो कह रहा है कि मैं 350 जो भी रेट है इस पे बाय करने को रेडी हूँ। ठीक है, केटीएमएल इन दैट केस हो गया, मेपल ने बाइंग की, को हार्ट कर रहा है। तो सर हम दूसरे स्पेस को भी देख सकते हैं ना। अब टेक में सिर्फ मुझे इस टाइम पे, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको कहूँ हाँ एवियंसियन ले लें, लेकिन आगे जाके आपको वो ग्रोथ नजर ना आए तो सर फिर वो मसला हो जाएगा ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मतलब वो सिर्फ टेक स्पेस में मुझे अभी अभी जो कंपनी समझ आ रही है वो सिस्टम लिमिटेड ही है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब कल एवेंसियन चल जाए तो उसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकते हैं कि कोई बाइंग आ गई है, क्या हो गया है। तो सही। हमने अगर अगर यही है तो एवेंसियन वाले बायबैक कर लेना, तो वो सही। बायबैक बिल्कुल। नहीं कर रहे ना सर। तो कॉन्फिडेंस सर, हमें ज्यादा उस कंपनी को ट्रेड नहीं होना चाहिए जो कंपनीज बायबैक खुद कर रही हैं, या जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है, या जो जो फॉर द टाइम बीइंग अभी इस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके इनकी ग्रोथ अच्छी है। तो वो भी सेक्टर देख सकते हैं ना सर। जी बिल्कुल। और जितनी भी हमने स्पेसेस किए हैं अभी तक, जो मैंने लर्न किया वो यही किया कि आप देखें अगले जो क्वार्टर है, 2 क्वार्टर, उनमें कौन से सेक्टर आपको मूव देंगे, उन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो सेक्टर बिल्कुल ही डेड हैं, अभी देख ले फार्मा, टेक्सटाइल, ठीक है आप अकोमोलेट कर सकते हैं, बट आप उसी पैसे को, उसी कैपिटल को किसी इस तरह के सेक्टर में ऐड कर दें जिसमें आपको रिटर्न आना शुरू हो जाए। तो जी जब वो बिल्कुल, वो सेक्टर लॉन्ग मूव टर्म दिखाएंगे जी, जी आप देन सही आप कह रहे हैं। प्रॉफिट बुक करें और उसमें चले जाएं। जी सर, आप सही कह रहे हैं। देखिए वो आपकी आपकी खुद की माइंडसेट पे है ना, आप कैसे इन्वेस्टर हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, मीडियम टर्म इन्वेस्टर है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टर्म वाली कंपनीज देख लें आप, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में आपको नजर आता है कि ठीक है फॉर द टाइम बिंग टेक्सटाइल में इशूज हैं, आगे जाके मे बी रिजॉल्व हो जाए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस हमारा ऑटो सेक्टर है, इतने ज्यादा प्राइस इंक्रीज कर ली, आगे जाके चीजें नॉर्मलाइज होती हैं 2-3 साल के बाद, तो वो भी ग्रो कर सकता है। सीमेंट सेक्टर है, ईवी पर टर्न पे देखे नए प्लांट इतने महंगे महंगे लग रहे हैं, और जो आपको कंपनीज मिल रही हैं जैसे मेपल लीव है, तो पाइनियर में कितनी अग्रेसिव बाइंग कर रहा है, उसको पता है मैं नया प्लांट लगाने जाऊंगा मुझे महंगा मिलेगा। मैं इससे अच्छा ये नहीं कि कंपनी में अपनी अपनी पोजीशन बिल्ड कर लूँ, मुझे सस्ता मिल रहा है। तो सर ऐसे थोड़ा ना पोर्टफोलियो को शिफ्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर नेचर, आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो। सही। अब्दुल खालिक? थैंक यू। फाइनल क्वेश्चन, ये 2023 में क्या कोई अपकमिंग आईपीओज आप एक्सपेक्टेड हैं आपके नॉलेज में? सर आईपीओ तो बहुत है, लेकिन मुश्किल आए हैं सर, क्योंकि इन्वेस्टर बड़े शेकी हो गए ना इस टाइम पे। आप देख लें सर, एयरलिंक कितने पैसे पे आया था, अब चल कितने पे रहा है? 56-57 पे ऊपर आया था, आज 20 रुपए का स्टॉक हो गया है सर। आप इस इन दैट केस आईएलपी को भी देख ले, ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद भी अपने पार पे चल रहा है। तो सर इस टाइम पे बिल्कुल पाइपलाइन में बहुत ज्यादा, एक आया भी था, क्विस करके कंपनी आई थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो रुक गया बीच में। तो ऐसे आईपीओ सो अगले 2-3 साल वी कैन एक्सपेक्ट के कोई सर पाइपलाइन में बहुत आईपीओ है सर। पाइपलाइन में हर, आप किसी भी आरिफ हबीब से पूछ लें, किसी भी और हाउस से पूछ लें, तो उनके पास पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स बिल्कुल होंगे।
आईपीओस के लिए, लेकिन सर अभी इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है ना सर, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा। और दूसरा अब्दुल खालिक भाई, जो आईपीओ का पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है ना, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। आई विल नेवर गो फॉर एनी आईपीओ। Yeah, आपको तो किसी and I चीज was में surprised कि we have Nadra जो कि performing exceptionally, particularly governments को सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं. Why it is not listed? कि वो तो गवर्नमेंट को databases, human resources के vehicles के, why is not Nadra on the stock list? बिल्कुल Stock market. बिल्कुल, if it was any other country, नॉर्मल कंट्री, शायद नादरा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो लिस्टेड होती। सर वो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात है ना, अब उनके एम्स क्या हैं, वो इस चीज़ को इतना कंसिडर करते भी नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें, और डेटा सिक्योरिटी की भी बात होती है। आई डोंट नो अब उनका कितना डिस्क्लोजर वास्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको सर्टेन डिस्क्लोजर भी देने होते हैं ना फाइनेंशियल्स के अंदर। अब वो नादरा कंफर्टेबल है उसको डिस्क्लोज करने के लिए, नहीं है, तो वो भी सर एक वो नेशनल सिक्योरिटी की भी बातें होती है ना सर उसके अंदर। सही। As a software बेचे, because I guess कुछ अफ्रीका में already they are selling their software to some countries. तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है, और वो तो it's forever thing कि हमेशा के लिए पैसे इकट्ठे हो रहे हैं गवर्नमेंट से। उनका फोकस क्या है? उनका अगर फोकस है कि चीजें करनी है, मुझे अगर फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर मुझे पैसा अपना बढ़ाना है या मुझे अपनी गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट लानी है, तो सर वो है सर। अब मुझे उनका माइंडसेट नहीं पता कि वहाँ पे कौन बैठे हुए हैं या वहाँ के मिनिस्टर हैं, उनके क्या। असद भाई प्लीज गो अहेड। असद मुरानी साहब। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात कहना चाहता था कि ये पीएसएक्स में बैंकिंग सेक्टर पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी डिस्ट्रेस वैल्यूएशंस, ट्रेड भी हो रहा है, ऊपर से डिविडेंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। भाई अभी कुछ वीक पहले सना तौफीक के साथ हमने बैंकिंग सेक्टर पे बड़ी ज़बरदस्त सेशन किया था एक, शायद आपने नहीं देखा होगा। आई विल सेंड यू अ लिंक ऑफ दैट स्पेस। उन्होंने बड़ा डिटेल से डिस्कस किए थे बैंकिंग स्टॉक्स। जी जी, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कोई कल्चरल बैरियर है, मतलब ऑफ कोर्स पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है तो इसलिए ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे बैंकिंग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, करता है नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे एनालिस्ट को मैं जानता हूँ, वो मैं देखता हूँ बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल वो नहीं इंटरेस्टेड होते। सलाउद्दीन भाई प्लीज गो अहेड। जी शुक्रिया। अच्छा खिजर भाई, ये असल में डिस्कशन चल रही है तो जहन में बात आ जाती है तो काम प्रोलॉन्ग हो रहा है। राहुल भाई आपकी पेशेंस का बहुत शुक्रिया। सवाल तो ऑफ कोर्स अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से है, राहुल भाई से, लेकिन खिजर भाई आप भी साहिबे नजर हैं तो आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन वो अभी मैं पिछले 2-3 दिनों में जो है, एक तो आरिफ हबीब की जो रिपोर्ट आई है डिफॉल्ट से मुतल्लिक, डिफॉल्ट वाली, जी बिल्कुल। हाँ जी, और सेकेंडली मूडीज की जो हमारी रैंकिंग जो है वो नीचे गई है। तो इस एतबार से अगर देखें, अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होता है तो उसका किस किस्म का इम्पैक्ट जो है, राहुल भाई आप स्पेशली इस पे देखते हैं, टेक सेक्टर पे और इन जनरल बाकी के पे अगर कुछ रोशनी डाल दीजिए, बहुत नवाजिश। बिजनेस वाइज तो टेक इंसुलेटेड है इन सब चीज़ों से, लेकिन हाँ अगर ओवरऑल पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो मे बी थोड़े क्लाइंट से पुल ऑफ आए, बट अदरवाइज तो इंसुलेटेड है क्योंकि डॉलर बेस्ड इनका रेवेन्यूज है। बट हाँ थोड़ा पुल ऑफ अगर इस वे में आ सकता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सऊदी में बैठ के या यूएस में बैठ के सोचता है कि यार ये तो कंट्री डिफॉल्ट हो गया, तो मुझे मेरी जो सर्विसेज है वो रेंडर नहीं कर पाएगा, तो मैं किसी और से सर्विसेज ले सकता हूँ, तो थोड़ी बहुत बिजनेस परफॉर्मेंस उससे थोड़ी डिस्ट्रेस हो सकती है। अदरवाइज तो इस सेक्टर को एज सच तो कोई इशू नहीं है इससे। अगर हाँ डॉलर अकाउंट फ्रीज हो जाए तो अलग बात है, डिफॉल्ट होता है तो सबसे पहले तो यही होता है आपके डॉलर अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, गवर्नमेंट पेमेंट नहीं कर पाती है आपके फॉरेन लोन्स पे, तब हम डिफॉल्ट कर रहे होते हैं ना। लेकिन सर उसमें हमें देखना पड़ेगा हमारे कमर्शियल लोन टोटल डेट का है कितना, एक्सटर्नल डेट का वो 15% है। तो डिफॉल्ट अगर वो करते भी हैं तो सर वो हम अपने कमर्शियल लोन के ऊपर हमारी जो नेक्स्ट पेमेंट है वो सुकूक की है, जो मेजर पेमेंट है ना, तो सर वो तो फिर वो इकोनॉमी भी बात चली जाएगी। लेकिन ये कि मैं बोलना ये चाहूँगा टेक सेक्टर के रेलेवेंट कि वो सिर्फ थोड़ा बहुत बिजनेस परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। इन दैट केस सिस्टम का तो यूएस से तो विजन नेट से रेवेन्यू आ रहा होता है, यूरोप से भी,
बट हाँ, सऊदीया में उन्होंने अपने ऑफिसेस खोली, तो वहीं से वो ऑफिस खोलने का रीजन यही है कि आगे जाके कोई ऐसे इश्यूज होते हैं मैक्रो लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे, तो हम उससे ज्यादा इम्यून हो पाए। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 आवर से ऊपर हो गई है स्पेस, चलें इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सबका ज्वाइन करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय योर वीकेंड। वी मीट नेक्स्ट सैटरडे विद अनदर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू, थैंक यू।